अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। देखने बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। याद रखिए ये नाम, और मदिहा का नाम भी याद रख लें। कुछ अरसे बाद हम अपना नाम लेने की कोशिश फिर भी करते रहेंगे। हाँ, मतलब जरूरी है ऐसा ना, नहीं तो कि आदत ही बन चुकी है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, उन्हें क्या पता हम कौन है, बिल्कुल तो बताना जरूरी है। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही बात की। तो मदिहा नकवी, अशफाक इसहाक सत्ती आपके साथ मौजूद हैं। आज का शो जनाब बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम खबरें हमारे पास है रोज़ की तरह। आज कौमी असम्बली का अहम इजलास है, वज़ीर आज़म इमरान खान इस इजलास से खिताब भी करेंगे। और कल तो बड़ा सेटबैक हो गया ऑपोजिशन के लिए, आपने देखा है, आए ही नहीं शहबाज शरीफ साहब ने। खैर, उनकी तो एक रिश्ता की उसके ऊपर बाकायदा इश्तिहार भी जारी कर दिया गया, उनके लिए बातें की गई कि जनाब एक भाई लंदन में बैठे हैं, एक भाई पाकिस्तान में हैं, लेकिन असेंबली का इजलास और खास तौर पर बजट की मंजूरी का मामला, और ऐसे में ऑपोजिशन अपने लीडर को तलाश कर रही थी। तो ये ऑब्वियसली एक सेटबैक था। लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे तो उनके पास कोई रीजंस होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स, मैं तो उन्होंने कहा कि उनकी फर्स्ट कजन की डेथ हो गई थी, लेकिन जो बाकी जो 14 ऐसे अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के जो नहीं आए, उनकी समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों नहीं आए। फिर हमने देखा कि जी इवन के पीटीआई से बहुत, उनके भी तकरीबन कुछ 6-7 अरकान तो उनके भी नहीं थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज पता चलेगा, आज कहा जा रहा है कि आज शायद शहबाज शरीफ साहब आज आए, तो आज जब इजलास में आएंगे तो देखेंगे आज इजलास में क्या कार्रवाई होती है। आज हमने बड़ी सॉफ्ट खबरें भी करनी है। सॉफ्ट नहीं है जी, कैसे सॉफ्ट खबरें? अरे देखिए ना, आज हमने स्पेसिफिकली रंगों पे बात करनी है बड़ी कलरफुल बात, लेकिन इस कलर से हीलिंग जो है वो कैसे मुमकिन है? आपका मूड कैसे कलर चेंज कर सकता है? आपकी डाइट पे कैसे असरात हो सकते हैं? इसमें शामिल है मेरे बख्त की स्याही भी। वाह वाह चलो ये कहा। और स्याह रंग आपकी पर्सनालिटीज पे कैसे असरअंदाज होता है, इस पे बात भी करेंगे। और कोहिनूर का हीरा वापसी का मिशन है जी। बहुत हो गया 1849 की ट्रीटी ऑफ लाहौर, लेकिन अब जो है वैसे कौन कौन लेके आएगा? मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ। अफगानिस्तान लेके आएगा, ईरान लेके आएगा, भारत खुद क्लेम कर रहा है, अब पाकिस्तान का अपना क्लेम मौजूद है। लाहौर का था ये कोहिनूर का हीरा। याद पता चलेगा कि कौन इसका सबसे ज्यादा हकदार है, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। बजट मंजूर, शहबाज शरीफ असेंबली से दूर। बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। नबील गबोल कहते हैं शहबाज आज असेंबली ना आए तो ऑपोजिशन लीडर की तब्दीली पर गौर हो सकता है। मुतनाज़ तरीन हीरो में शुमार होने वाले कोहिनूर को पाकिस्तान लाने की कोशिशें तेज। 105 कैरेट का ये कीमती पत्थर 19वीं सदी के वस्त में बरतानिया के हाथ आया और अब शाही जेवर के तौर पर टावर ऑफ लंदन में नुमाइश के लिए रखा गया है। रंगों को अपनाते हुए मोहतात रहें। रंग शख्सियत और मिजाज पर असर डालते हैं, कई बीमारियों का इलाज भी इनमें छुपा है। कंधों पर बस्ता स्कूल का रास्ता, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हुंजा में तलबा स्कूल आने पर झूम उठे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जी, तो शो का आगाज भी इस प्यारी सी वीडियो से करेंगे। हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से कोविड की पूरे टाइम में, जब लॉकडाउन था, स्कूल बंद थे, तो बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, और जब स्कूल खुला तो कई बच्चे उदास थे, लेकिन जो बच्चे खुश थे, जैसे कि हुंजा के बच्चे आप देख लें कि कितनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और कितना जबरदस्त अपने इलाके रक्स कर रहे हैं। क्या करें, यही खुशी हम छोटे बच्चों के चेहरों पे भी देखें और बड़े बच्चों के चेहरों पे भी देखें, जिनके आगे आने वाले हैं पेपर्स। और कल से अशफाक में देख रही हूँ कि कल फिर ट्रेंड कर रहा था कि कैंसिल ऑल एग्जाम्स। तो अब मेरे ख्याल से ना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बुला के पूछना चाहिए कि भाई क्या बता तेरी रजा क्या है। हाँ, ये पूछना चाहिए। अब जनाब हम जिस चीज का बात करने जा रहे हैं वो है जनाब कोहिनूर हीरा। और मेरी अंगूठी में जो पत्थर है वो कोहिनूर हीरा नहीं है, ना ही मदिहा के पास मौजूद है, ना ही इस दुनिया में मौजूद किसी और शख्स के पास है, क्योंकि कोहिनूर हीरा अनमोल है, नायाब है, बल्कि बरतानिया के ताज पे है। नहीं, अभी जो है वो जाहिर है कि उनके ताज पे नहीं रहा, अब तो उन्होंने टावर ऑफ लंदन में रख दिया है, क्योंकि ये गया था जनाब 1849 में ट्रीटी हुई, उसके अंदर महाराजा ऑफ लाहौर ने हवाले कर दिया बरतानवी राज के। अच्छा। उसके बाद जनाब क्वीन विक्टोरिया के पास गया, क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि जनाब इसका साइज ठीक नहीं है, तो उनके शौहर साहब जो थे उनकी जानिब से क्या किया गया कि इसका साइज थोड़ा छोटा करवाया गया, उनके ताज में लगा दिया गया। उसके बाद जो है वो जनाब वो उनकी जो क्वीन एलिजाबेथ की वालदा साहिबा जो थी उनके पास वो आया,
और अब जो है वो जो क्वीन यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, क्वीन एलिजाबेथ ही, तो उन्होंने कहा कि अब मैंने पहनना नहीं है, तो उसको रख दिया गया टावर ऑफ लंदन में लेकिन नुमाइश अभी पे। अभी बात यह है कि इस कोहिनूर हीरो को पाकिस्तान लाने का हुक्म दिया जाए। ये बेसिकली मौकिफ अपनाया है दरखास्त गुजार बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी साहब का, और लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरखास्त की समाअत 1 जुलाई मुकर्रर भी कर दी है। अब जो बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी हैं वो ये कहते हैं कि बरतानिया ने ये हीरा महाराजा रंजीत सिंह के पोते दिलीप सिंह से छीना था। जी जी। 1953 में मलका एलिजाबेथ सानी ने बरतानिया का तख्त संभाला तो फिर कोहिनूर हीरा उनके ताज का हिस्सा बन गया, जैसे बिशफाक आपको बता भी रहे थे। और अब इस कोहिनूर को उसकी असल मुल्क, उसकी असल जगह पाकिस्तान लाने का हुक्म दिया जाए। तो 1 जुलाई को जनाब समाअत भी हो रही है, समाअत होने जा रही है, लेकिन इस पर काफी डिस्प्यूट्स हैं क्योंकि भारत, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान इसके ऊपर अपना हक मिल्कियत रखते हैं। और एक तो पता है मशवरा क्या दिया गया था मतिया, आप सुन के हैरान होंगी। एक मशवरा ये था कि अगर भारत और पाकिस्तान तैयार हो जाएं और राजी हो जाएं कि मिल्कियत इनकी है तो उसको वाघा बॉर्डर पर रख दिया जाए। दूसरा मशवरा ये था कि इसके टुकड़े कर दिए जाएं, जिनमें से एक टुकड़ा बरतानिया के पास रहे, एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और भारत के पास रहे। लेकिन बरतानिया ने कह दिया कि दिस इज नॉन नेगोशिएबल, और इसी मामले पर अब पाकिस्तान गया है हाई कोर्ट में। चले जी, तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर जावेद इकबाल, जिन्होंने दरखास्त दी है। उनसे जानेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो कहिएगा कि आपका मौक़िफ़ है कि मलिका एलिजाबेथ कोहिनूर हीरे पर हक नहीं रखती, ये पंजाब का सकाफती विरसा है। इस हवाले से इस बारे में क्या दलाइल और शवाहिद आप देंगे? हमको डिमांड तो नहीं मलका से कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी लाहौर हाई कोर्ट इसके मामले में कि ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है एक डिक्लेरेशन दे दे, और मलका एज हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ उसे वायलेट नहीं करेंगे। इंडिया की हुकूमत ने इस मामले में ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेट जो हो रहा था उसमें हिस्सा लिया। तो कोई 3-4 दिन पहले इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये मामला हमारी सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेट नहीं होना चाहिए, ये मामला वो है जिसे डिप्लोमेटिक लेवल पे डिस्कस किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो वो तो इंडिया की हुकूमत 1947 का कर रही है, हमारी ने अगर किया है तो उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है या कोई मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है। हम लोगों में आर्ट की कदर नहीं है, ये एक किस्म की बेहूदगी और एक किस्म की शर्मिंदगी की बात है। बिलफर्ज डांसिंग गर्ल जो थी वो पंडित नेहरू, जो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत उर्दू लिखा, मैं भी बड़ा खूबसूरत उर्दू लिखता हूँ इंसिडेंटली, बहुत कम लोग मेरे जितना खूबसूरत उर्दू लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो डांसिंग गर्ल है जो म्यूज़ियम हमारे म्यूज़ियम ने विक्टोरियन अल्बर्ट म्यूज़ियम को दी, ये जब वापस आई तो उन्होंने कहा कि नहीं इसे इंडिया में ही रख लें, और हमारी किसी हुकूमत ने उसके बारे में कोई प्रोटेस्ट अभी तक नहीं किया, यानी मीनिंगफुल प्रोटेस्ट नहीं किया। अच्छा चले, हम ये तरह से मान लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट डिसीजन दे देती है, तो क्या फिर भी उस हीरे की वापसी का अमल जो है वो आसान लगता है आपको? इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर वो कहती हैं इस पे हमारा हक है क्योंकि हमारी हुकूमत थी। भाई इनकी किस वक्त हुकूमत थी? तख्त लाहौर पे तो इनकी हुकूमत रही नहीं। ये एक रब का निज़ाम है, रब का निज़ाम में तख्त लाहौर जो था सेपरेट हो गया रेस्ट ऑफ इंडिया से, कि ब्यास के बाद वो उन्होंने ले लिया एरिया। तो ये तो सारा का सारा तख्त लाहौर जो है पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान की कल्चरल हेरिटेज है, एक बात। सेकेंडली जो इंटरनेशनल कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस की आई हैं उनमें कहा कि ये वापस किया जाए जहाँ का ये कल्चरल हेरिटेज। थर्डली जब ये डायमंड मलका बरतानिया कैसरे हिंद जो के बाद में बनी विक्टोरिया को दिया गया, उस वक्त वो कैसरे हिंद नहीं थी, उस वक्त वो बरतानिया की एम्परर या बरतानिया की वो क्वीन इन हर ओन राइट थी। अगर उन्होंने 1857 में लिया होता तो बेशक वो ये डायमंड भी ले लेती हैं और हमारे बादशाह को भी कत्ल कर दें, तो हम उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। ये है इंटरनेशनल लॉ और यही होता रहा है।
चलें सही, बहुत बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब कोहिनूर हीरे की कुछ खसूसियातों में यहाँ पे अशफाक ने भी बयान की, कुछ हिस्ट्री के हवाले से बताने की भी कोशिश की, लेकिन इसके लिए मजीद बात करेंगे हिस्टोरियन असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा तारीख़ अमूमी जामिया कराची डॉक्टर मुइज़ खान हमारे साथ मौजूद है। ज़रा इससे मजीद खसूसियत जान लेते हैं कोहिनूर हीरे के हवाले से। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। बाखबर सवेरा में सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कोहिनूर हीरा है जिसके हवाले से हम बात करें, खसूसियत क्या है इसकी, ताकि जो आज की नस्ल है, आज की जनरेशन को पता चल सके। हीरा दुनिया का सबसे बड़ा 105 कैरेट का तकरीबन ये हीरा है साइज़ में। दूसरा ये कि इसके जो कट्स हैं और इसकी जो बनावट है हीरे की, टेक्निकलिटी में अगर आप देखें, जियोलॉजिस्ट इसको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, उस हवाले से जो इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज़्यादा, और इसके ये इस साइज़ में इतना बड़ा हीरा हमें दुनिया में नहीं मिलता। और तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो ये देखें 800 साल की तारीख तो तकरीबन मैंने आपको अभी ही बता दी है कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके अभी तक तो कोहिनूर हीरा उसी शक्ल में मौजूद है जिस शक्ल में ये। अच्छा, ज़रा बताइएगा कि इसकी मौजूदा कीमत की अगर हम बात करें तो वो लगभग क्या होगी, अगर एस्टिमेट अगर किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अनमोल चीज़ है, नायाब है। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर कोई सोने का टुकड़ा है तो आज सोने के टुकड़े की कीमत उतनी है जितना उसका सोने का वजन है, लेकिन अगर आप उसी सोने के टुकड़े के बराबर फर्ज करें, मैं एक बात कर रहा हूं कि जी 100 ग्राम का एक सोने का टुकड़ा है, तो 100 ग्राम का सोने का टुकड़ा आज उतनी ही वैल्यू की जो 100 ग्राम की है। मगर अगर वही टुकड़ा मिस्र के किसी फिरौन की कब्र से दरियाफ्त हुआ है तो वो 100 ग्राम सोने की कीमत नहीं है, उसकी एक तारीखी वैल्यू भी अलग है। तो उसको आप उसको कागज़ पे लिख के बता नहीं सकते कि इसकी वैल्यू ये, और उसकी वैल्यू एक्चुअली बहुत बढ़ जाती है जब उसकी बोली लगाते हैं। जब बोली लगाते हैं तो लोग उसकी, क्योंकि ये अनमोल चीज़ है, अनमोल चीज़ों की कीमत को लगाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी चीज़ें भी देखी हैं हमने, जो कि पिकासो जैसे एक बहुत बड़ा पेंटर था और इस तरह के बहुत सारे लोग, जब उनकी पेंटिंग्स बिकी और वो जो नादिर चीज़ें थी, तो जैसे स्केचेस हैं आपके लियोनार्डो डा विंची के, तो जब वो बिके तो जब बोलियां लगी तो लोगों के अंदाजों से बहुत बढ़ के बोलियां लगी। मतलब एक लोगों ने सोचा था कि $10 मिलियन का बिका, तो पता चला वो 40, 50, $60 मिलियन का बिका। तो इसी तरीके से अगर आप कोहिनूर को नीलामी के लिए रखते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद कोई दुनिया में कोई ऐसे लोग हों जो उसको खरीद सके। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि हम तारीखी हवालों से देखें तो ये भी पता चला है कि इस हीरे से जुड़ी हुई बहुत सारी बदशगुनियां भी रही हैं, लोग जिक्र करते रहे पास्ट में। बदशगुनी का ये है कि जी जिसके पास रहा उसका बख्तियार चला गया, लेकिन अब ये बात देखी जाए तो अंग्रेज़ों के पास तो ये है पिछले कुछ 100-150 सालों से, लेकिन उनका तो कुछ भी ऐसा मामला नहीं ख़राब हुआ। वो तो अभी भी दुनिया के बहुत ताकतवर कामों में से। वो बदशगुनी जो है वो आपको पता है सुपरस्टिशन से लिंक्ड है। तो ये कहा गया जब बाबर के पास आया तो बाबर की जान चली गई और वो कर सका। तो ये इस हवाले से ये लोगों की रिवायतें हैं। तो मेरे ख्याल से बदशगुनी का जो मामला है, और ये सुपरस्टिशन और ये जो इनके लोगों के अपने बिलीफ सिस्टम से लिंक्ड है और अपने उससे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई ऐसी बात है, क्योंकि अगर होता तो फिर इंग्लैंड भी तबाह हो चुका होता, जिनके पास अभी है उनके क्राउन में लगा हुआ है। चलें जी, बहुत डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, ये जो बदशगुनी के हवाले से कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ बहुत ताकतवर हैं, लेकिन एक पहलू अगर आप गौर करें तो वो ये है कि जब से 1849 से लेके ये हीरा गया है लंदन, तब से लेके जहां पर ये एक बाकायदा तौर पर ये बातें की जाती रही हैं कि जो बरतानवी जो रॉयल फैमिली है उसमें जो भी मर्द पहनता रहा उसको ये हीरा रास नहीं आया। और 1901 से लेके यानी कि क्वीन विक्टोरिया के राज से लेके हमने ये देखा कि सिर्फ खवातीन ने पहना, और उसके बाद से अब तक जो है वो अब तो वो बल्कि क्वीन एलिजाबेथ ने भी पहनना उसको छोड़ दिया, उसको बल्कि नुमाइश के लिए रख दिया गया। तो किसी हद तक ये जो बातें हैं बदशगुनी से रिलेटेड, पत्थर तो ऑब्वियसली रास किसी को आता है किसी को नहीं आता। ये तो जेम्स वाली बात आप देखें ना, जैसे मलका एलिजाबेथ के जो ताया थे गोके, अगर देखा जाए तख्त तो उनको मिलना चाहिए था, एडवर्ड को नहीं मिला। फिर उसके बाद इनके वालिद को मिलना था, वो भी बीमार है, जल्दी चले गए, जिसकी वजह से फिर उनको जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। बिल्कुल, द पॉइंट इज कि खवातीन को रास आता है, मर्दों को नहीं। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और कल बताएंगे आपको कि कल कौमी असेंबली में क्या हुआ। बजट तो अप्रूव हुआ ही हुआ, लेकिन ऑपोजिशन जमातों में हमने देखा है कि कल के इजलास के बाद बड़ी फूट पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे अहम
अरकान जो थे वो कल मौजूद नहीं थे कौमी असम्बली के इजलास में। ऑपोजिशन जमातों के जो बड़े दावे थे उसकी गूंज कौमी असम्बली में। आइंदा माली साल का जो बजट था वो कसरत राय से मंजूर हो गया और वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमती अरकान असम्बली ऐवान में हाजिर थे, लेकिन इस अहम मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कई अरकान जो थे वो ऐवान से गायब थे। शहबाज शरीफ साहब को तुमने यहाँ पे तस्करा कर दिया कि उनकी कज़न की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से नहीं आ सके। बात यह है कि जाहिर है कि उनके अपने रीजंस होंगे, लेकिन इस अहम तरीन मौके पे ऑपोजिशन लीडर का गायब होना जाहिर है कि कई खदशात को, कई दावों को तकवीत दे सकता है जो कि इस वक्त हुकूमती जमात की जानिब से किए जा रहे हैं या जो साथ की जमातें हैं उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। तो इस पर हम देख सकते हैं कि बड़ा एक रिएक्शन भी सामने आया है। बिल्कुल जी, और जैसे हमने देखें कि पहले जैसे ऑपोजिशन लीडर का दावा था कि बजट पास नहीं होने देंगे, लेकिन कल बजट पास हो गया, उनकी गैर मौजूदगी में पास हुआ। क्या कहा था उन्होंने, पहले आपको सुनवाते हैं। जनाब स्पीकर, गरीब अवाम लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। हम इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे ना। अच्छा जी, और ये इस वक्त जो ट्वीट आप देख रहे हैं ये गौर से ज़रा देखिए, ये किया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब की जानिब से और तलाश गुमशुदा का ये ट्वीट है और जाहिर है कि वो उसके अंदर अपोजिशन लीडर को निशाना बना रहे थे कि जनाब एक आदमी रंग गंदमी बड़े बूट पहने अपना तारुफ अपोजिशन लीडर कराता है, बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनाने निकला था, ताहाल असम्बली नहीं पहुंचा, जिसको बिले बराए मेहरबानी मरियम औरंगजेब या मरियम सफदर को इत्तला करें, इत्तला देने वाले का नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। जी बिल्कुल, और दूसरी जानिब हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी पर किया इज़हार अफसोस। वो कहते हैं कि जी मौसर अपोजिशन तब होती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान में मौजूद हो। पार्लियामेंटेरियंस पे, अपना MNAs पे बहुत फ़ख्र करता हूँ कि सारे के सारे पूरे के पूरे तादाद में सारे मेरा सेहतयाब जो MNAs है वो मौजूद थे। जी ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। नबील गबूल साहब भी इस मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश करते नजर आए और एक स्टेप आगे जाकर उन्होंने ये कहा कि ये मौजूद नहीं थे शहबाज शरीफ साहब और अब पीपल्स पार्टी अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने पर गौर कर सकती है। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कल के पीपल्स पार्टी को खुलकर फिर सियासत करनी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। एक भाई बैठा है लंदन में कि मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं, दूसरा भाई कहता है मुझे FIA ने बुलाया, मैं हाउस में नहीं आ सकता। आवाम बेवकूफ नहीं है, आवाम समझ रही है, मुकमुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो बड़े खुल के सामने आ गए हैं। वो नबील कबूल साहब ने कह दिया कि अब अगर नहीं आए तो फिर हम गौर करेंगे कि नया ऑपोजिशन लीडर हो। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बाखबर सवेरा को आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि कल हमने देखा कि विफाकी बजट मंजूर हो गया, शहबाज शरीफ समेत कई मुस्लिम लीग नून के अहम अरकान, तकरीबन 14 अरकान मौजूद नहीं थे। ऐवान से गायब होकर आपने हुकूमत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद का मौका दिया, क्या कहेंगे इस पर? एक अपोजिशन लीडर जिनको एक उनके भाई, बड़े भाई, तायाजाद भाई जो उनके ब्रदर इन लॉ भी लगते थे, वो अचानक वफात पा गए जबकि वो इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे पे रवां दवां थे, तो रास्ते में उन्हें पता चला। और ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि इस बात पे तो अगर ये भी किसी को बात समझ नहीं आती तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसानियत होनी चाहिए सियासत में। कोई बातें कई बड़ी ऐसी नौइयत की होती हैं कि जहाँ अपोजिशन लीडर का तो कंट्रोल नहीं इस बात पे। अब रही बात कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है और दूसरों की कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारी कंट्रीब्यूशन हमेशा सबसे ज़्यादा रही है। गिलानी साहब का जो इलेक्शन था उसमें सबसे ज़्यादा वोट, और वो उम्मीदवार किसी का था, वोट हमने डाले थे,
और जिन लोगों ने उनको ज्यादा वोट दिए हैं जो कि दूसरी पार्टियों के थे, उन्होंने हमारे दिए गए टिकटों के वादे या लेने की वजह कि वो टिकट लेना चाहते थे नून का, इसके पीछे इनको वोट दिए। हम तो हमेशा एक कदम आगे जाते रहे। आप अपोजिशन के जलसे देख लें, हमने तो ये भी इन्हें कहा था कि ये एहतजाज की जो एक्सट्रीम है उस पर चलते हैं, एहतजाजन इस्तीफे दे देते हैं, तो उससे कौन भागा था? सो हम भागने वाले नहीं, हम तो मैदान में मुकाबला ये मुकदमात का भी कर रहे हैं। अब सुबह FIA ने भी बुलाया हुआ है अपोजिशन लीडर को। आप मुझे बताएं कि ये उसका भी मुकाबला करना है, वहां पेश भी होना है, हम असेंबली में भी करते हैं और बाहर भी। और आप रिजल्ट देख लें बाई इलेक्शंस का, और लोगों ने किस पे एतमाद किया है और वहां पर किसको शिकस्त हुई है। सो अगर आप हुकूमत ने बिल पास कर लिया है तो इस बिल पास होने का मकसद ये नहीं है कि ये बजट अच्छा बजट हो गया है। ये बजट वही उसी तरह का ही है जिसमें गरीब को कुछ नहीं मिला है तो तरीन को ही मिला जो। अच्छा चलें, ऑपोजिशन की बात तो हो गई कि ऑपोजिशन मौजूद नहीं थी, ज़ाहिर है नून लीग की नुमाइंदगी नहीं थी और हुकूमत ने तनकीद भी की, लेकिन आपकी जो एक हलीफ जमात इस वक्त कह सकते हैं जो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल है वो है पीपल्स पार्टी, और बिलावल भुट्टो भी इजहार अफसोस करते नजर आए कि जनाब मुअस्सर अपोजिशन करनी है तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ऐवान में होना ज़रूरी था, तो क्या उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया था? बिल्कुल, वो अपोजिशन लीडर हाजिर होना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये भी बिलावल ज़हन में रखें कि जब से वो अपोजिशन लीडर बने हैं वो उन्होंने कम दिन बाहर गुजारे हैं, ज़्यादा जेल में गुजारे हैं। और उसके बाद जो नोटिस कल जैसे FIA का आया, जब कल भी सप्लीमेंट बजट की मंजूरी है, अब उसी वक्त नोटिस है FIA का, और एक दिन पहले उनके तायजाद भाई की जो वफात हुई है, तो जो अपोजिशन में जो कंट्रीब्यूशन नून लीग की है वो अब किसी भी जगह पर देख लें वो हमारी दूसरी जमातों से बढ़ के रही है। मैंने कहा है जैसे गिलानी साहब का इलेक्शन उम्मीदवार तो पीपल्स पार्टी का था, वोट सबसे ज्यादा हमने दिए और जो ज्यादा लेके दिए वो भी नून लीग की वजह से मिले। इसी तरह PDM थी, सबसे बड़े जलसे और उन जलसों में कंट्रीब्यूशन हमारी क्यादत की थी। उसके बाद हमने तो आज भी बिलावल साहब को मैं दोबारा ऑफर करता हूं कि आए, अगर एहतजाज और आप चाहते हैं कि इसमें तेजी लाई जाए, हमने तो ऑफर किया था कि इस पार्लियामेंट को छोड़ के तो मैदान अवाम के पास चलें, तो हम पीछे होने वाले नहीं हैं। चौधरी साहब ये बताएं, चाहे कौमी असेंबली का बजट हो या फिर पंजाब हुकूमत गिराने की बात हो, जैसे उन्होंने कहा जी एंड टाइम पे कॉल आ गई है कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं चाह रहे जी पंजाब हुकूमत का तख्ता उल्टें, और दूसरी जान में देखा शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी हम बजट पास नहीं होने देंगे, फिर भी कल बजट पास हुआ उनकी गैर मौजूदगी में। तो क्यों अमली तौर पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ऐवान में हमें ना मुत्तहिद नजर आ रही है ना मुस्ताकिम नजर आ रही है? अपोजिशन बिल्कुल, अगर आप बजट में कंट्रीब्यूशन देख लें, सबसे ज्यादा तकरीरें हुकूमत से भी ज्यादा वो अपोजिशन की तरफ से की गई हैं, और वो तकरीरें जो तजावीज़ समेत की गई हैं, कट मोशन जो है वो देख लें, और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो हुकूमत को बदलना भी पड़ी हैं, और हमने भरपूर इसमें हिस्सा लिया है। अब रह गई बात कि सिर्फ एक दिन की एक नागहानी वफात की वजह से अगर अपोजिशन लीडर नहीं आ सके तो अब बाकी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाकी रही कि जॉइंट अपोजिशन का प्लेटफॉर्म पे हम तो चाहते हैं आए 100 बिस्मिल्लाह, हम तो एहतजाज की अगली नेक्स्ट लेवल पर भी जाना चाहते हैं। अगर बिलावल चलें जी, बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब एक ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज हम जरा बात करेंगे कलर्स थेरेपी के हवाले से, जिसको हम क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है अनइंटेंशनली हम अपनी कहीं ना कहीं थेरेपी जो है वो कर रहे होते हैं अपने कलर्स के सिलेक्शन की वजह से। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, वाइट, ब्लैक। और आपको लगता है कि कलर्स आपको खुशी देते हैं? ऑफ कोर्स हाँ, ऑब्वियसली। जैसे अब ये जो कलर मैंने पहना हुआ है ये मुझे एक खुशी का एहसास देता है। लाइक मैं देखता हूँ तो मुझे अपना आप अच्छा लग रहा होता है। कई कलर्स ऐसे होते हैं जैसे ग्रेश कलर्स होते हैं, वो एट टाइम दे मेक यू फील डल। फिर उसके बाद काफी कलर्स का काफी एक होता है कि आपके मूड पे खासे असरात, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ऑब्वियसली इन माय लिमिटेड नॉलेज। तो आपका भी ये जैसे कैसा कलर्स के हवाले से जाहिर है? बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि जो ब्लू कलर है, अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मुझे बड़ी खुशी देता है। और यही कलर्स हम अक्सर देखते हैं कि जब लोग अपने घरों में पेंट भी करवा
आ रहे होते हैं तो रंगों का ख्याल रखते हैं कि कौन से ऐसे रंग हैं जो कि उनकी तबीयत पे अच्छा असर डालेंगे। डाइट नोटों के करते रंग हुए भी भी बहुत अच्छे होते हैं। नोटों के रंग भी बहुत अच्छे होते हैं। आपने बात की और हरा वो ऑरेंज और जो येलो नोट है वो तो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत वो लगता है। पहले शुरू में कितनी दफा 20 का नोट समझ के देते भी रहे हम हाँ, लोग, बिल्कुल याद है आपने आपको? सही बात की। ये एक बार में ऐसा वाकया हुआ है। लेकिन आपको पता है लोग जब डाइट करते हैं उसमें भी रंगों का इस्तेमाल करते हैं। लोग कैंसर का इलाज भी रंगों से करते हैं और आप हैरान होंगे डाइट कि में भाई ये कैसे हो गया। वो ग्रे कलर के बहुत ग्रे कलर की प्लेट्स में उसमें खाना सर्व करते हैं ताकि बंदा जल्दी बोर हो और खाना थोड़ा जल्दी छोड़ दे। मिस्र के टाइम में हम देखें कि अगर वो भी बहुत कदीमी मिस्र टाइम में स्पेशली जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता था कलर्ड बॉटल्स के अंदर पानी डाल के फिर सूरज की इसको शुआएं दी जाती थी। वो कहते थे कि जी जो इसमें एनर्जी आती है वो हीलिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा हेल्प करती है। और इसके साथ साथ आपकी गाड़ी के कैबिन का रंग जो हो, उसके अंदर जो सीट कवर्स हों, वो भी जनाब आप जाएं तो वो बताते हैं कि ये स्पेशियस गाड़ी को दिखाने के लिए आप थोड़े ब्राइट कलर्स का इंतखाब करें। डार्क कलर्स लेंगे तो उससे कैबिन जो है वो आपका डल लगेगा और बिल्कुल कॉम्पैक्ट लगेगा। घर के कमरे में पर्दों का रंग क्या होना चाहिए, अच्छा उसके साथ साथ दीवारों का रंग क्या होना चाहिए, चीज बड़ा यहाँ पे मैटर करती है। हम दोनों ही बात कर लेते हैं इस पे, किसी तीसरे बंदे से बात करने की। बिल्कुल करेंगे क्योंकि प्रॉपर आपको यहाँ पे डेमो मिलेगा रंगों से कैसे खेल के हम अपनी बहुत सारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सिकर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं 7 ऐसे रंग होते हैं जो कि हमारी हीलिंग प्रोसेस में बड़े मददगार साबित होते हैं, क्या ऐसा ही है? सही है। और वो कौन से रंग होते हैं? देखो आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, जो हमें बहुत जरूरत है इसकी हाँ आजकल। तो रेड कलर, रेड कलर एनर्जी कलर भी है। हाँ। वो खतरे की अलामत नहीं होता रेड कलर? वो खतरा समझ लो हो ना, ये बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा। अगर कुछ भी नहीं हो, आपको बिल्कुल सुस्ती काहिली हो रही, तो ये छोटी फिंगर है ना, रिंग फिंगर, ये स्मॉल फिंगर, इसको रेड कलर फुल कर दे। ठीक है, पूरी उंगली को रेड कलर। हाँ, अब थोड़ी देर में देखें कि आप में एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। ओके। तो ये कलर हम किससे करें? हम पेंट से करें? मार्कर से कर सकते, कोई चीज से भी कर सकते हैं। तो ये लेकिन मुझे बताएं कि ये कलर को देख के होगा या नहीं उंगली पर ऑटोमेटिकली, लगेगा? क्योंकि ये दिन में ज्यादा कलर काम करते, क्यों? सनराइज से, सन की हीट से, सनलाइट से। हाँ हाँ, हाँ, तो ये जैसे सोलर काम करता है वैसे ही काम करेगा। अच्छा। ठीक है। और इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि आपने अभी लगाया कल, इमीडिएटली। मैं जरा लाल मार्कर इधर फेंकिएगा, मैं जरा लाल मार्कर ठीक है उस पे लगाती हूँ और बंदा और खुश हो, कोई बात नहीं, मजीद भी खुश हो जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। और एक ये आप थोड़ा सा एक ये जो कलर है, एक नंबर भी, ठीक है, अभी मैं कहाँ लगा रही हूँ? हाँ, पूरा लगाना है? पूरा लगाओ, मैं अभी नहीं मैं एक नंबर लगाऊंगा, जी, जी। उससे ये हर इंसान लगा सकता है, क्योंकि हैप्पीनेस मैं आपके पास आ जाऊँ नंबर हाँ। लगवाने के लिए? अच्छा ठीक है, मैं बच्चे आपके पास इसीलिए आ तो रही खुश होते हैं। हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ये मुझे कलर जी 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 जी, मैंने एकदम एडवेंचर किया, मेरे कैमरामैन मुश्किल में ना आ जाए। देखो जी, एक हाँ। बात सुनो, हाँ कि जी। ये जो हिस्सा है ना, ये हार्ट का हिस्सा है, जी जी। ये हार्ट प्लेस है। इस पे आप 12 प्लस 12 प्लस यानी ये जिसको आपका एज हैप्पीनेस ग्रुप बता नहीं, रहे हैं बेसिकली। यू आर 12 प्लस, ठीक है। नहीं, जिसकी दिमाग में दर्द है। हैप्पीनेस नहीं हो, बच्चे जिद कर रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, ये लिखे, ओह, ये कितना रेलेवेंट बताया है। जाए वो सैडनेस खत्म हो जाएगी। इसके बाद मेरा भी दिल कर रहा है स्कूल जाने को। ये डॉक्टर साहब ने क्या स्कूल तो नहीं जाएगी, आप और यूनिवर्सिटी ऑफिस में आने जाएगी। का दिल कर रहा हूँ, हाँ? ऑफिस में आने का उसके लिए भी हाँ, सुस्ती काहिली जिसको सुस्ती बोलते काहिली हैं। को फिर दूर मुझे करेंगे। मुझे भी कर देना मैं ये तो मुझे लग रहा है हमारी अपनी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा ये तो चलिए, आप ये बड़ा आपने रेलेवेंट अच्छा। बताया इलाज बच्चों के आधे लिए हो घंटे गया। के अंदर फीलिंग करेंगे। और 18 प्लस कब लिखना होता है? 80 प्लस जब काम छोड़ के भागना होता है। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा जैसे अभी क्योंकि हमने स्टूडेंट्स की बात की तो चलिए हम स्टूडेंट्स की उससे शुरू करते हैं। लर्निंग में बहुत सारे लोगों को याद रखने में, मेमोराइज करने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही होती है, उसके लिए कौन सा कलर जो बेहतर है? इसकी मेमोरी बढ़ाने के लिए। जी जी बिल्कुल। और ये फिर क्या से डायमेंशिया के मरीजों को भी लगा सकते हैं ये कलर, जो जिन लोगों की याददाश्त साइड जा रही इफेक्ट तो होती है नहीं ना, ठीक है क्योंकि अब इनटेक कोई ले नहीं चाहिए। ये जो ये थंब के जो पीछे है ना, हाँ हाँ ये आपका सेरेबेलम वगैरह है पीछे का हिस्सा, ठीक है। क्योंकि उसमें ही स्टोर होती है। इससे भी रेड हाँ, कलर ये दिखा, देखिए। हाँ हाँ ओके। चलिए भाई साहब आप जरा दिखा दें जी, जो हमारे से जो डेमो के लिए जो लिख रहे हैं। हाँ ठीक है जिसकी याददाश्त कम हो जाते हैं, जिसकी आईक्यू लेवल कम हो जाता है, ठीक है वो लेकिन कंटिन्यू कुछ दिन लगाना है, ठीक है वन टाइम में कुछ ही नहीं होता। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि
ये बच्चे इसी वजह से खुश रहते हैं कि वो कलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या असल में कलर की वजह क्या है कि हमारे बॉडी में 7 कलर है, अच्छा जिसकी कमी पेशी से बीमारियां जन्म लेती है। अच्छा जिससे रेकी में भी है। बाकी जो कलर्स हैं उनके बारे में भी जरा बताइए। मैं बताऊंगा, रेड से तो थोड़ा आगे निकलो। चलो ठीक है ठीक है। ओहो ये हो गया। हाँ वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए कह रहे एक थे। सेकेंड, जी जी ये बड़ी काम की चीज है। लोग मेडिसिन खा खा के अच्छा, फिर अच्छा। अभी मैं जिसके लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वो इंडेक्स फिंगर पे लाल रंग लगा लें। नहीं 4 पे लगाना है, मैं तो एक बता रहा हूँ ना, चारों पे, चारों चारों पे लगाना है। अंगूठे के अलावा। अंगूठे के अलावा। ओके ये क्या है, लो के लिए। ठीक है, अब जिसका हाई हाई हो हो जाता जाए है उसके लिए काला। इसके ब्लैक चारों पे, चारों पे। चारों फिंगर्स पे अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो आपने ब्लैक कलर लगाना है। हाँ ये मैं अपने घर भी ले आजमा के जाती देख लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये मैं अपने घर भी ले जाती 3-4 मार्कर खरीद के। अच्छा ये 3-4 नहीं 7 कलर। हाँ। अच्छा ये कितने अरसे लगे रहने चाहिए जब तक ये लगा 7 डे तो मिनिमम, 7 डे मिनिमम। 7 डे ठीक है क्योंकि ठीक है। उसका एक कंट्रोलिंग है ना। अच्छा ये बताएं, ठीक है अब मुझे बताइए पीला रंग से हम कैसे क्या ढूंढ रहे हैं डॉक्टर साहब? या ब्लैक थोड़ा सा। अच्छा क्या है ब्लैक, आपकी चले कोई ज़मीन बात नहीं, में? हमें समझ में आ गई, आप पीले पे आ जाएं छलांग अच्छा। मार के। डॉक्टर साहब हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम होता है। एक जी, सेकंड एक सेकंड, जी जी जब तक ये लोग देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं। अच्छा नहीं, उन्हें आइडिया हो जाएगा, हमने बता भी चुके हमने हैं। उनको ये बता तो देखो, चारों ब्लैक। उंगलियों ठीक पे है आपने ये हाई के लिए ब्लैक, ठीक है हाँ, और और ये ये लो। लो के लिए। जी 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 ठीक बताइए। है। इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर। शुगर के मरीजों के लिए कौन सा रंग अच्छा है? शुगर के लिए येलो। येलो। और और येलो वो भी कहाँ 4 लगाना फिंगर्स है? पे वो अच्छा, वो फिंगर नहीं, एरिया है। इसलिए ये पैंक्रियास ओह, है। अच्छा अच्छा ये ये जहाँ मैंने 12+ लिखा है उससे ऊपर लगाना है। हाँ, ये कलर भी लगाना है, थोड़ा सा प्रेशर भी कर देना है कि दोनों सीधे काम हाथ पे या उल्टे पे? लेफ्ट पे। लेफ्ट पे ही। लेफ्ट पे ठीक है ओके ठीक है जी, लेफ्ट पे ठीक है। शुगर के मरीजों के लिए हो अभी गया। डिप्रेशन के लिए जी बिल्कुल। उसके लिए भी स्याह। सर डिप्रेशन के लिए काला रंग? ये कूल करता है ना। ओह आपने ये सिर्फ डॉट्स लगाए हैं, ये सिर्फ ये 2 डॉट्स, एक नाखून से ऊपर और एक नाखून के नीचे। बहुत छोटी- सिंगल, छोटी उंगली पे। दोनों छोटी उंगलियों में। दोनों छोटी उंगली ठीक है में। डिप्रेशन हो, अच्छा, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो, दिमाग दिमाग का डिप्रेशन कोई में तो इंसान लो भी फील कर रहा होता है ना। नहीं, वो चक्कर है कि डिप्रेशन ज्यादा हो तो फिर वो दिमाग फटने लगता है। ये कूल कर देगा। माइग्रेन, उसके लिए माइग्रेन। माइग्रेन के लिए ओह फिर क्या? ये भी ब्लैक, ये थंब पे आएगा क्योंकि माइग्रेन ज्यादा इन पोर्शन में ज्यादा होता है अमूमन। उसके लिए ये ब्लैक कलर, और इसको थोड़ा सा आप प्रेशर भी दोगे। प्रेशर किसे कहते ओके हैं? ये ऐसे सब यूं, हाथ से उसको ऐसे दबा के pressure। हाँ ओह, ऐसे हाँ ये इमीडिएटली आपका कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल हाँ, इसको यूं दबा के। अच्छा मुझे बताएं, गुस्सा जिन लोगों को बहुत आता है, क्या हम उनका भी ब्लैक से ही करें ये जैसे ब्लड गुस्से प्रेशर के लिए करने भी के लिए? ये है। यही डिप्रेशन अच्छा, के लिए जो इस्तेमाल गुस्से के लिए होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि उनके गले में यहाँ लगा के फिर दबाएं उसको? तो गला ही दबा देना, फिर वो गुस्सा ही नहीं वही करेगा। ठीक है। लेकिन अच्छा, इसके green लिए color का- एक सेकेंड, ये और ये जो 12 प्लस बोला है, ये अच्छा। दोनों करोगे ना, एक तो दिल में ब्राइटनेस आ जाएगी, हाँ। गुस्सा कम हो जाएगा, अच्छा। एक दिमाग में थोड़ा कूल बना अच्छा, जाएगा। वो कैसे जी? 12 प्लस इधर लिखना है, अच्छा ओह, और ये हाँ 2 छोटी उंगलियों पे। ठीक है। अच्छा हैप्पीनेस के लिए तो आपने बता दिया कि यहाँ पे 12+ लिख देना, तो जो खुशी भी इसमें होगी। अच्छा ये जो हरे रंग का इस्तेमाल, हम हरा रंग जो है जो कि नेचर का रंग है, वो हमें कैसे हेल्प कर ये सकता है? बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू यूज होता है, लेकिन अब जो आजकल रनिंग में जो बीमारी ज्यादा है, दिल का पल्पिटेशन का हाँ, ज्यादा हो जाना, एग्जाइटी, घबराहट, हाँ, जी जी बिल्कुल। इसके लिए भी 4 फिंगर यूज होंगे, चारों उंगलियों में हमने हरा रंग लगाना है डॉट करके। लेकिन डॉट करके, और ओके, इसी दूसरे मकाम वाले पे? इसमें हाँ क्यों हार्ड पॉइंट है ये। ओह, अच्छा अब ये पर्पल का बता दें जरा। अच्छा ये तो बताएं, हाजमे के लिए अगर वजन कम करना हो कलर से मुमकिन है? 100%। अभी आपने अपना वजन कम किया, बताएं कैसे किया है? देखो ये फिर आप ये, सुर्ख से निकलने ही नहीं दे रही उनको। वो पैसों क्योंकि सबसे ज्यादा चर्बी आपकी टमी पे होती है, हाँ जी, टमी से फिर ये घुमा के पूरी बॉडी में जाती है। ऐसे ही है, और सबसे मुश्किल से टमी से ही जाती है। ओह ओहो, मेहंदी मेहंदी ये सजने वाली हैं जी। लेकिन अगर इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं ना,
तो बहुत इमीडिएटली ये काम करेगा। नहीं, अभी लेकिन जाके धूप में बैठ अगर जाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ करके। लेके मैं सनलाइट में बैठ जाऊंगा तो लोग जज नहीं करेंगे कि ये नहीं, बंदे को क्या ऐसा हो गया? किसी को दिखाने थोड़ी छुप छुपा के बैठना है। वो कहेंगे जान क्या हो गया इसको। ये अच्छा, आपके अपने पास- घर में बरामदे में कोई ना देख रहा हो, अच्छा, इवन अच्छा, आपके मैं घर आपको- वाले ना देख रहे हो, तब आपने ये करना देखिए है। ये वो ठीक है? कलर सबके थेरेपी है सामने कि नहीं देखिए करना। जिसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। वो कहते हैं ना वरना- चला तो लाख का, ना चला तो खाकर, नुकसान आपको नहीं, नुकसान बट ये नहीं हेल्प है। करते चला क्यों हैं, ये नहीं? हेल्प करती है, हाँ, बिल्कुल चला चलेंगे। चलना 100% पर्पल है। पर्पल बताएं, पर्पल पर्पल बताएं। कैसे इस्तेमाल कर सकते मैं हैं? अभी वो बताता हूँ कि जो आप बॉडी के अंदर पेन रहता है, हाँ, इसके लिए कोई ना कोई चीज यूज करते रहते हैं, ठीक वो दूसरी चीज मसले खराब होते हैं। तो इसके लिए जो औरतें बिंदिया नहीं लगाती, जी जी ओए जी होए जी। होए। इसको रेड कर देना है। कर दें और सर। ये किस चीज के लिए मतलब सर red कर क्यों दें, करना है? कर दें। किसको किसको करो, दोनों में से बताओ। आप डेमो के लिए लेकर आए ना, आपने कहा था। अच्छी समझ आ थोड़ा हल्का करूंगा। डॉक्टर साहब, हल्का डॉक्टर हल्का। साहब रुकिए। देखो मैं डॉक्टर साहब रुकिए। ये देखो, ये सेंटर नहीं आता। वो समझ गए। नहीं, रियली आप 1 घंटा करोगे ना पूरी बॉडी से। मैं सिर्फ उनकी लाचारी में मुझे हंसी आई थी, डेमो के लिए आए थे। अभी नहीं, आप वायलेट पे ज्यादा दिस इज वेरी सीरियस, दिस वेरी सीरियस। आप दोबारा से Be रिपीट कर serious. दें। लाल रंग इस एग्जाम विद्या का निशान है ना, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। आपने देखे हो कोई येलो लगाता है, जो हिंदुइज्म में लगाते हैं, हाँ। येलो लगाते हैं। येलो से आपकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छा, हो अब जाएगी। मैं हम जरा कलर से दूसरे में आ जाते हैं। ठीक है, तुमने मार्कर से कलर्स लगा दिए, घरों में हम कौन सा रंग करें? घर हमारे छोटे हैं, हम घरों में कौन सा अब रंग तो करें? पहले डिप्रेशन ना मैं हो। ये बता देता हूँ, जिस घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े ये है वो है, अशांति रहती है, तो एक वॉल को है ना येलो कलर कर दे। ओह, अच्छा, पीला रंग हाइपर नहीं कर देता? मैंने सुना पीले रंग से लड़ाई हो जाती है। रेड हाइपर करेगा। रेड रेड हाइपर करेगा। ओह, ओके। एनर्जी कलर है ना, एकदम तो घुमा आपने देगा। कहा कि ब्लैक जो है डिप्रेशन कम, और ब्लैक कर दें तो? ब्लैक कूल करता है ना, हर चीज को कूल करता है, इन्फेक्शन को खत्म करता है। अच्छा, और जो पर्पल का जैसे, अच्छा हमारे पास शुक्र है हमारे सेट पे भी सारे कलर्स हम उसको देखते हैं, पीला रंग भी नजर आता है। तो अगर पर्पल कलर जो लोग अक्सर अपने घरों की दीवारों में पर्पल कलर भी, तो उससे भी अच्छे से देखो साफ होते हैं ये जो पर्पल कलर है ना, वो आपके इन्फेक्शन को खत्म करता है। इन्फेक्शन को। आपको पता है सूरज के अंदर है ना ज्यादा पर्पल है, अच्छा, देखा जो ठीक है। ऑरेंज भी है। हाँ। और ऑरेंज कलर है ना इंसान की बॉडी को स्लिम करता है। ओके, यानी जो थोड़े मोटे हो वो येलो कपड़े पहने, येलो नहीं पहन सकते तो रात को पहने। रात अच्छा। को पहने पहने। अच्छा, और जो कुछ बिल्कुल दुबले पतले हैं वो हरा पहने, येलो, वो भी येलो, नहीं वो ऑरेंज पहने, ऑरेंज मोटा पहने। पायमे। हाँ। और जो दुबले पतले हैं वो पीला कलर पहने। अच्छा, वो भी। अच्छा, मुझे क्विकली बता दीजिए, क्या कोविड में भी आपने लोगों को कलर थेरेपी दी है? हाँ। जल्दी से क्विकली बता दीजिए कौन सा कलर था वो? ये ब्लैक से, ब्लैक से। क्योंकि वायरस यही मारेगा, अच्छा, यही खत्म करेगा। ये कहाँ अच्छा। लगाना है? देखो ये लंग्स और थ्रोट जी। में ज्यादा है, क्यों वहीं से ये कोट का जो जन्म लेता है। ये अच्छा, देखो। या आप चारों पे ब्लैक डॉट लगाएंगे। अच्छा, और ऊपर वाले जैसे हमने ग्रीन नीचे ये लगाया था उसके लिए, डिप्रेशन के लिए, ठीक है। ये थ्रोट पॉइंट है, अगर गले में टॉन्सिल वगैरह भी हो तो ये लगाए। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर जिकर हमारे साथ थे। और कलर्स थेरेपी के हवाले से आज हमने बात की, तो आई एम श्योर ये जो मार्कर्स हैं ये आपके घर पे भी होंगे, ट्राई जरूर कीजिएगा, फिर मैं फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अब ब्रेक ले लें, आप क्यों हंस रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक में बताऊंगा। जी जनाब, रंगों के हवाले से तो हम बात कर चुके हैं बड़े तफसीली तौर पर, लेकिन Yes. अब हम बात करने जा रहे हैं फलों की। फलों का राजा कौन, आम। लेकिन और आपको रानी कौन है? ये तो आज आपको बनाएंगे जनाब अमीर उमर चमन चिन्योट से। साथ में ये भी बताएंगे कि फलों की रानी जिसको कहते हैं उसके तिब्बी फवाइद क्या है। अमीर उमर चमन चिन्योट से बता रहे हैं। क्या चलें बात जी। है जी। अब अमीर उमर चमन भी है ना, वो काफी देर तक जवान रहे क्योंकि वो भी अंगूर खा रहे थे। बहुत शुक्रिया, मतलब क्या जबरदस्त पैकेज उन्होंने बनाया, जी, बड़ी और अच्छी रिपोर्ट बहुत बनाई से है। अहम मामलात के अंगूर से क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है, और ताज़ा अंगूर के क्या फवायद हैं, हाँ। और अंगूर अगर पुराना हो जाए तो उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। बड़ी तफसीली कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग करते हैं अमीर उमर चमन। बिल्कुल जी। और वैसे ये टाइम जो है ना अशफाक, हम पहले भी कह रहे थे कि दिस इज द बेस्ट टाइम जो फलों के हवाले से है कि हमारे पास हर जबरदस्त फल इस वक्त मौजूद है। जी। सेब ऑफ कोर्स हमें हर मौसम में मिल जाते हैं, जामुन, जामुन, फालसे, चेरीज, लीची,
आम और आम खुबानी, की कई अकसाम, आलू बुखारा, आड़ू। हाँ, आलू चाची को एग्जैक्टली आड़ू, एग्जैक्टली आपने बात सही की। तो ये और केले तो best वैसे time होते है। ही हैं सारे हाँ, साल के। केले भी होते हैं, सेब भी होते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। तरबूज भी मौजूद हैं, अभी भी यहाँ पे अभी भी तरबूज हैं? भी हैं, हाँ, बिल्कुल जी, अभी अभी भी भी है। तरबूज है। और गर्मा हमारे पास मौजूद है, पपीता हमारे पास मौजूद है। तो आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना इन फलों का फायदा उठाएं, बिकॉज देयर इज अ रीजन कि इतनी गर्मी के मौसम में जब अल्लाह पाक आपको इतने फलों से नवाजता है तो फायदा गर्मी उठाएं की, इससे, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनके तिब्बी फवायद बहुत ज्यादा हैं। हाँ। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर खिदमत हैं अशफाक इसहाक सिद्दी और मदीहा सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी। I feel so good। थैंक यू। किसी का नाम मेरे नाम से भी लंबा है। ये आपको बेसिकली उन्होंने मेमोरी वाला लगाया ना, एक डॉट लगाया, तो उससे आपको मेरा पूरा नाम भी याद रह याद गया। हो गया, बिल्कुल खैर, ऐसे ही। आज हमने कलर थेरेपी के हवाले से बात की। आज बड़ा एक अहम इजलास होने जा रहा है कौमी जी। असेंबली में, और इस कौमी असेंबली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। और आज ये भी कहा जा रहा है कि आज शहबाज शरीफ साहब आएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और जैसे कल नबील कबूल साहब ने कहा था ना कि अगर आज शहबाज शरीफ इजलास में नहीं आते तो हम गौर करेंगे कि नया ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि असेंबली में अगर ऑपोजिशन साइड पे बात करें तो सबसे बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके नंबर्स हैं 80+ और पीपल्स पार्टी के कम हैं, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन जाहिर है सोचने में कोई हर्ज नहीं है, और ऑपोजिशन लीडर को बहरहाल मौजूद रहना आपको याद है चाहिए। ना फैसल करीम कुंडी साहब सेनेट के इलेक्शन से पहले भी कहते थे कि हमारे पास नंबर गेम जो है ना वो हमारे पास पूरे हैं, हमारे नंबर सही हैं। पता ऐसे नहीं ही। क्या करते हैं आगे जी। इसके साथ साथ जनाब एक खबर जो है वो बजट के पेश होने के बाद और पास होने के बाद जो अब सामने आ रही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। यार ये बड़ा मसला है। बिल्कुल जी। और लग्जरी आइटम्स पे तो समझ में आती है, लेकिन पेट्रोल तो ज़रूरत है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। सिंध असेंबली के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान का ढोल बाजों के साथ एहतजाज। 8 अरकान के दाखिले पर पाबंदी, गेट बंद कर दिया गया। कुछ अरकान बंद गेट फलांग कर असेंबली में दाखिल हुए। अरकान पर पाबंदी 4 पे एहतजाज के बाद लगाई गई। इटली के सिफारत खाने से शेंजन वीजा स्टिकर्स चोरी होने का मामला। वजारत खारजा का वजारत दाखिला और FIA हुकाम को खत। दाखिली और खारजी रास्तों पर नजर रखने की हिदायत। बोरियत और उकताहट को करे बाय बाय। सस्ती तफरी का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। कोरोना केसेस में कमी, फिल्म शायकीन खुश, सिनेमा हॉल्स का रुख करने के लिए तैयार। और हैदराबाद का रिवायती नाश्ता दुल्हन पराठा शहरियों में अब भी मशहूर। 40 बरस से एक ही जायका और मयार। चिकन, बीफ समेत सब्जियां और खुश्क मेवे भी इसमें शामिल। जी जनाब, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि सिंध असेंबली में बजट इजलास के दौरान एहतजाज और कशीदगी का सिलसिला जो था वो थम नहीं सका। 2 रोज कबल तहरीक इंसाफ के चारपाई एहतजाज के बाद स्पीकर ने 8 अरकान के दाखिले पर खुले पर पाबंदी लगा दी थी। बिल्कुल जी, जिसके बाद कल भी सिंध असेंबली का इजलास हुआ, जिसमें PTI के अरकान असेंबली ढोल बाजों के साथ असेंबली पहुंचे, गेट को खुलवाने की कोशिश भी करते रहे। और कुछ अरकान ने तो जज्बात में आके बंद गेट फैलांग कर असेंबली में दाखिल होने की भी कोशिश की, इनफैक्ट हुए भी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि असेंबली किसी की बाप की जागी नहीं। क्या कहा कल उन्होंने सिंध असेंबली के बाहर, आपको सुनवाते हैं पहले। असेंबली किसी के बाप की नहीं है, असेंबली सिंध के अवाम की है। एक काली वर्दियां पहनाकर बिलावल हाउस से मंगाए गए कुछ कातिल, कुछ गुंडे इन्होंने गेट पे भिजवाए। इसलिए आज हम इकट्ठे आए यहाँ। गेट के ऊपर उस पुलिस के कुछ लोगों ने और कुछ बिलावल हाउस के गुंडे जो इन्होंने यहाँ भेजे हुए थे जाले, उन्होंने हमारी खवातीन पे पहले बदतमीजी की, गेट बंद कर दिए। आज पता चल गया कि जो जनाजा निकाला था हमने वो ठीक निकाला था। जमहूरियत का इन्होंने जनाजा निकाल दिया है। ये डिक्टेटर की पार्टी है, ये अपनी बादशाहत समझते हैं, ये अपना माल के जोर पे सिंध के पैसे खा के ये डंडे के जोर पे चलाना चाहते हैं। आलम बुलंद हो चुका है। इन चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और अरकान को दाखिले से रोकने पर MQM की जानिब से भी एहतजाज किया गया था। और क्या मौक़िफ़ था वो आपको दिखाते हैं। तरह से अरकान असम्बली को बाहर रोका गया, ये न सिर्फ एक गैर पार्लिमानी रवायत है बल्कि पार्लिमान की तारीख में एक
गलत मिसाल बनी है। पीटीआई की जानिब से एक कोशिश की गई कुछ सामान असेंबली के अंदर लेकर आने के लिए, स्पीकर साहब ने उसे रोक दिया। जिन अराकीन को सस्पेंड किया गया वो भी नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे भी कुछ एमपीएस आ रहे थे तो दरवाजा बंद होने की वजह से नहीं आ सके। हम चाहते हैं सिंध असेंबली में ऐसी रिवायतें कायम की जाए जो जमहूरियत के लिए रोशन मिसाल हो, ना कि जमहूरियत के लिए एक बदतरीन मिसाल। और कल की तमाम सूरत हाल पर विफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब का भी कहना था कि अपोजिशन लीडर समेत 8 मेंबरान को असेंबली में दाखिल ना होने देना एक बदतरीन आमरियत है। साथ में हमने कल ये भी देखा कि जो साबिक अपोजिशन लीडर थे सिंध असेंबली के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने भी एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। फिरदौस साहब, कल आपने असेंबली से एहतजाजन इस्तीफा भी दे दिया, आप वहाँ से उठ के भी चले गए, तो क्या आप अभी भी आपने डिसीजन पर कायम हैं या फिर जैसे अली जैदी साहब भी कह रहे थे कि नहीं जी अपना इस्तीफा फौरन वापस लें? जी देखिए, बुनियादी तौर पे मैं जब कोई फैसला करता हूँ तो मैं उस पर कायम रहता हूँ। मैं अपना फ्लोर ऑफ द हाउस पर रेजिग्नेशन दे चुका हूँ, राइटिंग भी दे चुका हूँ और इंशाल्लाह स्पीकर असेंबली के स्पीकर को कल जब असेंबली का इजलास होगा उससे पहले जमा करा दूंगा। मैं एक पार्टी का रुकन भी हूँ और मैं पार्टी के कावानीन का पाबंद भी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रिवायत पिछले 3 साल से डली है सिंध असेंबली में, इसके बाद किसी न किसी को तो एहतजाज करके ये हाउस छोड़ना पड़ेगा। इससे कि यहाँ के लेजिस्लेटर्स को ना स्टैंडिंग कमेटीज का मेंबर बनाया है, अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई रोल दिया है, ना उनके बिल्स, खासतौर पे लोकल बॉडी बिल और तकरीबन 126 कवानीन ऐसे लिखे हैं जो असेंबली में वो पेश करने नहीं दे रहे। अच्छा, ना ऑपोजिशन के लीडर का माइक खुलता है, ना हमारी बात असेंबली में सुनी जाती है। ये जो तरीक़ाकार हुकूमत सिंध और ट्रेजरी बेंचेस ने स्पीकर साहब के साथ कन्वेंस में इख्तियार किया गया है, मैं समझता हूँ वो जमहूरियत को ज़ेब नहीं देता और इनके चेहरे पे से ये जमहूरियत की नकाब जो ओढ़ के बड़ा अपने आप को जमहूरी कहते हैं, उसको बेनकाब करने के लिए ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा एहतजाज किया जाए जो जमहूरियत में इजाजत भी देता हो, जो तमीज के दायरे में भी हो, जो इंसान के इख्तियार में तो भी हो। आपको लगता है ये जो चारपाई जो लेकर आए थे और कहा कि जमहूरियत का जनाजा है, कल जो ढोल बाजे वाले लेकर आए, सो क्या ये सही तरीका है एहतजाज का? मतलब आपने वो एक अंग्रेजी की मशहूर मिसाल है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो इक्वल और ऑपोजिट, ठीक है, वो जो है असेंबली के में जब आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का माइक नहीं खोलेंगे, जब आप उसको बजट पे तकरीर नहीं करने देंगे, ठीक है, जब कोई बात मानेंगे ही नहीं, कोई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं होगी, कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं होगी, ना कोई पब्लिक अकाउंट। अच्छा चले, वी गॉट योर पॉइंट सर, लेकिन बज़ाहिर कहीं ना कहीं तो कुछ जब दीवार से लगाओ तो कुछ ना कुछ तो होगा। चले सर, अब जरा ये समझा दीजिएगा हमें कि वैसे बज़ाहिर अगर हम देखा जाए और लॉजिकली कुछ लोग अगर इस चीज़ को पॉइंट आउट करें कि अगर ऐसा था ऑपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो इस मामले पर अगर एहतजाजन या सेरेमोनियली अगर इस्तीफा देना बनता था तो वो ऑपोजिशन लीडर दे देते। आप क्यों इस मामले पर इस्तीफा देने पर तैयार हुए? देखिए, ये हर आदमी के अपने ज़मीर का से सवाल करके फैसला करना पड़ता है। ना हर किसी में वो इखलाकी जरूरत होती है कि वो जगह को छोड़ दे अगर जिस वजह से उसको इलेक्ट किया गया है और वो रोल ना प्ले कर सकते हैं। ओके, मैं बाकी का तो जवाब दे दूँ, मैं अपने इलेक्शन का जवाब दे। ये सवाल का जवाब आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से पूछे, वही सही जवाब देंगे कि मोदी ने कितनी डिजाइन किया। मैं ये समझता हूँ मैं फर्दर वोट नहीं करना चाहता हूँ, उससे मैं किरदारी नहीं अदा कर सका जिसके लिए मुझे मेरे लोगों ने इलेक्ट करके असेंबली में भेजा।
अच्छा, कल हम देख रहे थे, कल तैमूर तालपुर भी वसीम अदामी साहब के शो में कह रहे थे कि जी थोड़ा कैलिबर के इश्यूज भी हैं, और जैसे फिरदौस शमीम नकवी साहब अगर आके सिंध असेंबली में बात करें तो हमने उनको पहले भी 3-3, 4-4 घंटे तकरीर करते हुए हमने इजाजत भी दी है, उनको सुना भी है। अगर वो आए तो हम उनसे बात करने को तैयार है। तो आपसे कोई ऐसी बात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? हाँ जी, देखिए बड़ी मजाकखेज बात की है। मुझे तकरीर नहीं करने दी थी, उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने दी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसला ऑपोजिशन करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी कि कौन होगा। तो जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा उसको ये हक है कि उसका माइक खुले और वो बात करे। ठीक है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि वो मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बनाने को तैयार है इसी प्रोग्राम के अंदर। तो भाई 3 साल से क्यों नहीं बताया? किसी ऑपोजिशन को मेंबर क्यों नहीं दी? मीडिया को क्यों नहीं इनवाइट किया? अगर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर थोड़ी सी तहकीक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1992 के अकाउंट्स खुले हुए अभी तक, और इन 1992 से अब तक 28 साल हो गए, जिसमें 13 साल की तो किताबें खोली तक नहीं है। अच्छा सर, अब जरा ये बता साल की भी दीजिए, नहीं खुली। आई गॉट योर पॉइंट सर। अब जरा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आपने फैसला लिया है, एक तो आप कह रहे हैं कि अटल है, इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्या आपने अपनी सियासी क़यादत को इस पर एतमाद में लिया? उनका क्या मौक़िफ़ है? खान साहब तक ये बात पहुंची है, वो क्या कह रहे हैं? जी, मेरी जो है अवश्य खान साहब तक बात तो पहुंच गई होगी, और मेरे पास वफात से और पार्टी से फोन आया, आज बातचीत होगी इस मौके पे, मैं उसी के बाद आपको अपडेट कर सकूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे और सिंध असेंबली के अभी रुकन हैं, काफी सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा देने का ऐलान किया है। अच्छा, और इनके साथ इनकी हिस्ट्री भी देखें तो फिरदौस शमीम नकवी साहब वाज द वन जो कि अपनी पार्टी के बारे में भी, जब अपनी पार्टी में भी तनकीद करते थे तो और इसी वजह से वो अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटे थे, और अभी भी वो कह रहे हैं कि इखलाकी जुर्रत की बात है, यानी कि ये इस्तीफा मेरा देना बनता नहीं था। किसकी जानिब इशारा है सब जानते हैं। ये बिल्कुल बात आपने बिल्कुल सही की। खैर अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बड़ी हैरानकुन खबर बताते हैं। वो खबर ये जनाब कि इस्लामाबाद में इटली के सफारत खाने से वीज़ा स्टिकर्स चोरी के बाद वजारत खारजा ने वजारत दाखिला और FIA को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। अब हुआ ये जी कि इस खत के मुताबिक पता चला है कि इटली के सफारत खाने से 1000 शेंजन वीजा स्टिकर्स जो हैं वो चोरी हुए हैं। जनाब, वीजा स्टिकर्स चोरी हुए हैं, और शेंजन वीजा का फायदा ये होता है कि आपको मदिया भी ज़ाहिर बताएंगी कि लैंड आप उसी मुल्क में करेंगे जहां के सफारत खाने से जारी हुए हैं, लेकिन उसके बाद 26 मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज में आप सफर कर सकते हैं। अब मामला ये है कि ये चोरी हुए हैं एक निहायत हसास इलाके रेड जोन में, और वहां कर सिफारत खाने के लॉकर रूम से। तो जनाब ये इनसाइड जॉब ही हो सकती है, क्योंकि खुसूसी पासेस जारी होते हैं, जो सिक्योरिटी हमला होता है उसकी भी स्क्रूटनी होती है, जो लोग वहां के रिहायशी उनको भी देखा जाता है। अब जो लोग, इस हवाले से खत तो लिख दिया गया है, जो लोग सफर कर चुके हैं या करने वाले हैं उनको ट्रेस किया जा सकता है। ऑलरेडी जो लोग जा चुके हैं उन स्टिकर्स पर उनको भी ट्रेस कर लिया जाएगा। बिल्कुल, ये साथ में बात भी, क्योंकि देखिए जब हम देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी ऐसे बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं, 25-25 लाख में वीजे बिकते हैं। बिल्कुल ये वीजे इतने महंगे महंगे बिकते हैं। तो इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे जानेंगे। जुल्करनैन हमारे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन, ये बताएगा कि ये तो बड़ी हैरानकुन खबर सामने आई है, लेकिन क्या ये पहली बार ऐसा हुआ या हुआ अपनी नौयत का ये पहला वाकया है कि 1000 शेंजन स्टिकर्स जो हैं वो चोरी हो जाए, वो भी इटली के सफारत खाने से? जी बिल्कुल, ये पहला वाक़या है कि ये स्टिकर चोरी हुए हैं, और ये करोड़ों रुपए का स्कैंडल बनता है, क्योंकि अगर हम ट्रैवल एजेंट की बात करें तो जो मार्केट में 12 से 14 लाख रुपए का एक वीज़ा स्टिकर जो है वो फ़रोख्त होता है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इटली के सफारत खाने के अंदर और लॉकर में ये रखे गए थे, वहाँ से ये गायब हुए हैं, और ये वाक़या है 8 जून का। उसके बाद 9 जून को इटालियन एम्बेसी की जानिब से वजारत खारजा को ख़त लिखा जाता है कि इस हवाले से वो अपने मुतलका जो इदारे हैं उनको हिदायत करें कि वो इस हवाले से तहकीकात करें, और मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट पर सीरियल नंबर भी उन्होंने दिए है कि जो 750 स्टिकर्स हैं उनके और सीरियल नंबर है, इसी तरह 250 और जो स्टिकर्स हैं उनकी सीरियल नंबर और है, वो सीरियल नंबर भी उन्होंने जारी की है जो चोरी हुए हैं स्टिकर्स के। तमाम एयरपोर्ट पे आगाह किया जाए कि अगर इन सीरियल नंबर वाले लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जाए। अब मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड का है। ये भी तो मुमकिन है कि 8 जून से लेकर अब तक इस बीच में लोग सफ़र भी कर चुके हों,
तो इन्हें जी। वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन लोगों को ट्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें फिर एक और जो दो अहम पॉइंट है वो ये हैं कि FIA को वजारत दाखिला ने खत लिखा, तो FIA ज़राए का ये कहना है कि FIA के पास ये तो इख्तियार है कि अगर स्पीकर का कोई मिसयूज़ करता है उनके खिलाफ तो कार्रवाई करे, मगर चोरी के हवाले से उनके पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार पुलिस के पास है। और अभी तक चलें इटालियन जी एम्बेसी की जुल्करनैन, हम फर्दर भी इस पे बात करेंगे। और जयशन अगर की जाए तो 1.5 अरब रुपए का ये मामला है। बिल्कुल जी, अभी हम आपको ले चलते इस्लामाबाद। सीएम सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वहाँ के मेंबरान खुद ही उसके बारे में स्पीकर साहब बताएंगे। सिंध असेंबली में 15 जून को बजट पेश किया था। मेरे पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो है और बजट पेश करने के वक्त जो अपोजिशन थी उन्होंने बहुत शोर शराबा डाला। उसके बावजूद जैसे ही बजट की डिबेट शुरू हुई, हमने खुद अप्रोच किया अपोजिशन को, स्पीकर साहब को अप्रोच किया कि जी हम चाहते हैं कि हर एक आदमी अपनी तकारीर करे और हुकूमत को भी मौका मिले कि वो जवाब दे। 3 दिन बड़े अच्छे माहौल में, बल्कि चौथे दिन तक बड़े अच्छे माहौल में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चौथे दिन अचानक एक अपोजिशन की जमात ने शोर डाला और उसके बाद उन्होंने तरीक़ेकार ये कर दिया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी असेंबली में जो डिबेट की रिक्वायरमेंट है वो 5 दिन है, मिनिमम 5 दिन, उससे बढ़ सकती है। तो 5वें दिन हमने डिबेट बढ़ाई 6ठे दिन की, ताकि हर एक को मौका मिले, और 6ठे दिन वाइंड अप होना था। लेकिन 5वें दिन जब वो हुआ तो उन्होंने फिर शोर हंगामा डाला, और वो शोर हंगामा डालने के बाद उनका तरीक़ेकार ये था कि अपोजिशन तो अपनी तकारीर कर रही थी, हुकूमत की तरफ से या ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कोई खड़ा होता था तो उसको तकरीर करने नहीं देते थे। हमने खुद स्पीकर साहब से ये शिकायत की, गिला किया कि जी ये तरीक़ेकार नहीं है कि अपोजिशन सिर्फ तकरीर करे, और हम चुप करके सुने। हमने एक किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब गवर्नमेंट साइड तकरीर करे तो उसको ना करने तो आप मेहरबानी करके हाउस को इन ऑर्डर लाएं। स्पीकर साहब ने 5वें दिन बड़ी कोशिश की और उन्हें कहा कि, और मेरे जहाँ तक मुझे पता है उनको बुलाया भी और स्पीकर साहब से मिले भी अपोजिशन वाले, कि जी आप तकारीर करें, दोनों साइड्स करें। 6ठे दिन फिर उन्होंने वही किया जो आखिरी दिन था डिबेट का। वैसे तो 5वां आखिरी दिन था, जो एक एक्सटेंडेड डे था, उसमें भी उनका यही तरीक़ेकार था कि जी गवर्नमेंट साइड से जो तकरीर करे, ट्रेजरी साइड से उसको तकरीर करने ना दें, और अपोजिशन वाले अपनी तकरीर, हम तो नहीं खलल डाल रहे थे किसी को भी। तो 6 दिन जब पूरे हो गए उन्होंने तकरीर नहीं की, तो 7वें दिन हमने जो प्रोसीजर था, और वो लेट डाउन था, हमारा ऑर्डर ऑफ द डे पहले से मंजूर होता है, बल्कि वो तो 6ठे दिन होना था, 6ठे दिन नहीं 7वें दिन वो कार्रवाई हुई। एक कट मोशन उन्होंने नहीं डाला बजट में। मैं ख़त्म कर लूँ। कट मोशन होता है जिससे आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपोज करते हैं, बड़ा क्लियर है। यहाँ मेरा ख्याल है 700 या 900 के करीब कट मोशन नेशनल असेंबली में डाले गए थे। एक भी कट मोशन नहीं डाला, तो वो तो पूरे हमारे से बजट से उनको कोई इतराज़ ही नहीं था हमारी डिमांड्स पे जो हुकूमत ने पेश की थी असेंबली के अंदर। और वो जिस दिन उसका था मुकर्रर बजट का डिमांड्स को पेश करने का, हमने डिमांड्स को पेश किया, कोई अपोजिशन नहीं हुई, कोई कट मोशन नहीं था, डिमांड्स पास हो गई। फाइनेंस बिल हमारा है नहीं सूबाई असेंबली में, वो बजट पास हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर एक हंगामा डाला जो परसों किया था असेंबली के अंदर, मंडे के दिन, बहुत ही नामुनासिब था और स्पीकर साहब को पूरा हक था, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। कल फिर उन्होंने, स्पीकर साहब ने जिन लोगों को सस्पेंड किया था, जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने बदतमीज़ी की, वो अंदर घुसने की कोशिश की, वहाँ पे जो इंतज़ामिया और पुलिस के लोग थे उनके साथ मिसबिहेव किया। ये एक पार्लियामेंटेरियन को, एक असेंबली के मेंबर को सेफ नहीं देती इस तरीके की हरकतें। असेंबली के मेंबर का काम है कि हाउस के अंदर आए, हाउस के कवानीन के मुताबिक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू दे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे। वो ये या तो जानते नहीं है या करना नहीं चाहते। मुझे पता नहीं कि जानते, मतलब कट मोशन उनको डालने नहीं आते या जानबूझ के वो नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं पता। तो ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, हम हर वक्त तैयार हैं। अभी भी कल पूरी कार्रवाई हुई है। कल की कार्रवाई में 3 हमारे पास मेजर जमातें हैं, बल्कि 5 जमातें हैं अपोजिशन की। उनमें से 3 जमातें कल मौजूद थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग भी मौजूद थे,
ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग भी मौजूद थे, टीएलपी के लोग भी मौजूद थे, और वो बजट पे वो जो कल जो भी कार्रवाई थी प्राइवेट मेंबर्स डे था, उस पर पूरी तरीके से डिबेट हुई और वो खुश असलूबी से हुआ। तो हम चाह रहे हैं कि असेंबली चले। इनका क्या मकसद है वो तो आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। सर कल करने वाले इदारों के हवाले से कल बिलावल साहब ने कहा था कि उनकी असासे चेक है, आप हर जाइए किन इदारों के आप अफसरान और एहलकार का आप जो है डेटा चेक करेंगे, उनके असासे चेक करेंगे, और चेक कौन करेगा सर, और ये कार्रवाई कब से शुरू होगी? हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर इदारे आते हैं और एहतसाब के हमारे पास भी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है। हम ऑलरेडी एक तरीक़ेकार है जिससे उनके एसेट्स देखते हैं, एसेट्स उनको जमा कराने होते हैं, उनको अब चेयरमैन साहब का की डायरेक्शन पे और हमें खुद भी करना चाहिए कि उनके एसेट्स हमारे पास जो सर्विसेज का महकमा होता है ना, सर्विसेज कहते हैं सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर्विसेज का पार्ट है, उनका ये काम होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करें और वो देखें, वो करेंगे। साहब ये बताएं कि करीम शाह ना तो सियासतदान है ना तो पब्लिक बैकग्राउंड है, लेकिन सिंध असेंबली में उसके बड़े चर्चे रहे, वजह क्या? सिंध असेंबली में नहीं रहे, मैं करेक्ट करता हूँ, मीडिया में रहे चर्चे। तो वो आप अपने आप से पूछे, आप खुद कह रहे हैं ना सियासतदान है ना पता नहीं क्या है, आप लोगों को परेशानी क्यों, आप क्यों सवाल कर रहे हैं? मतलब सिंध असेंबली में नहीं रहे चर्चे, मीडिया में चर्चे रहे, सोशल मीडिया में चर्चे रहे। मेरे काम नहीं है ये घड़ी वड़ी चेक करा। सर कल जटमबाद में एजाज जखरानी के घर नैब टीम ने हमला किया, सर वहाँ पर कारकुनान जमा हुए, उन्होंने नैब टीम की गाड़ी पर पथराव भी किया और उन पर हमलावर भी हुए। सिंध पुलिस ने कहीं भी ना तो कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की है, ना ही नैब टीम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो क्या अब जो एहतसाब के इदारे हैं उनसे ये रवैया रखा जाएगा सिंध में? मेरे भाई जो उधर हुआ है और हमने नैब से कहा है कि जो उनकी कंप्लेंट होगी उसको बिल्कुल देखा जाएगा। अगर किसी ने ज़्यादती की है, एजाज जखरानी साहब एडवाइज़र हैं सूबाई हुकूमत के, अगर उनको मतलूब हैं तो वो बता दें। एजाज साहब अपना जो भी लीगल रिकॉर्ड्स होगा वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस तरीके से रेड्स करना पहले भी हो चुका है। कराची में इनके घर पे पहले हो चुका है रेड, अब ये दोबारा इधर जैकबाद में हुआ था। अगर उनको कोई चीज़ है अप्रोच करें गवर्नमेंट को और वो अपना लीगल रिकॉर्ड्स पूरा इस्तेमाल करेंगे। मुझे हैरत ये है, कहीं पे तो कहा जाता है, कोर्ट की तरफ से हुक्म आता है कि अगर आपने कोई काम करना है तो 10 दिन पहले बताएं। और सिंध के अंदर अचानक एक दिन, जैसे आपने खुद कहा कि आपके लफ्ज़ पता नहीं क्या थे कि छापा मारा है, मतलब कहीं पे अचानक छापा मारा जाता है, कहीं पे कहा जाता है 10 दिन का टाइम दें, बताएं कि क्या करना है। एजाज जखरानी साहब एडवाइज़र हैं और फॉर्मर एमएनए रह चुके हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक महज़ब तरीके से भी ये काम हो सकता है और होगा तो एजाज जखरानी साहब जो भी लीगल रिकॉर्ड्स होगा अपना, जो भी उनको अपॉर्चुनिटी वो इस्तेमाल करेंगे। ये छापे मार के और इस तरीके से तो हरास करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। र्यूमर्स जो है आपके बारे में बार-बार गर्दिश कर रहे हैं, आपको तकलीफ किया जा रहा है कि आप 5 साल पूरे कर रहे हैं। मुझे देखें, ये अल्लाह ताला को पता है सबसे पहले। दूसरा, मेरी पार्टी की लीडरशिप जब तक मुझे चाहेगी और इस असेंबली के मेंबरान का जब तक मेरे ऊपर एतमाद रहेगा, मैं इधर हूँ। किसी और के कहने पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ये क्लियर कर लें। और मुझे इंडिकेशन नहीं है, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद 21 जून को सिंध असेंबली तशरीफ आए थे, उन्होंने तकरीर की थी, वो आप सुन लीजिएगा, उससे कुछ आपको पता चल जाएगा, पता हो जाएगा। ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं किसी हर बंदे को नहीं छोड़ूंगा, चेयरमैन नैब साहब कहते हैं कि एहतसाब सबके लिए, तो ये सिर्फ अपोजिशन या सिंध हुकूमत के अलग के खिलाफ है या फिर सिंध में अपोजिशन लीडर के खिलाफ भी जो है करप्शन? देखिए, मुझे कल पता चला है, मैं भी बता देता हूँ। मैं बोलना नहीं चाह रहा था इसलिए कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लेकिन जो फैक्ट है सिर्फ वो बताऊंगा, कोई कमेंट नहीं। हमें कुछ शिकायत मिली थी, जो इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उस वक्त नहीं थे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनके खिलाफ, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की थी। वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे इंक्वायरी पहुंच चुकी थी और उसमें काफ़ी हमें एविडेंस मिला था। अचानक एक दिन नैब ने कहा कि जी ये इंक्वायरी हम करेंगे, और इसको 7-8 महीने हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद। और कानून में अनफॉर्चुनेटली ये गुंजाइश मौजूद है कि नैब जिसका केस चाहे खुद उठा के ले जाए, तो वो ले गई। मुझे ये पता चला है, बल्कि कल मैंने खुद देखा है मीडिया, सोशल मीडिया पे आपके तवज्जुह से ही पता चला है कि वो जो
इनकी कंप्लेंट वेरिफिकेशन थी वो चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी में तब्दील कर दी है और वो मैंने मीडिया में ही देखा, वो पूरे को 7-8 सफ़े हैं जिसमें नैब ने भी ये डिटर्मिन किया है कि इनके ऊपर केस बनता है और इसमें। और वज़ीर आला सिंध गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज पर बात करेंगे। जी जनाब, तो मदीहा का फेवरेट टॉपिक। एग्जैक्टली मेरा फेवरेट टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए, हमने देखा कि जब कोरोना के केसेस कम होना शुरू हुए और बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि बंद पड़ी थी वो खुलना शुरू हुई, तो एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो कि कह रही थी कि भाई मेरे हवाले से भी सोचे, हमें भी खोले, हम पर एम्फसाइज किया जाए। हम बात करें सिनेमा इंडस्ट्री के हवाले से, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री की जो गेम है थोड़ी बहुत अप हुई थी क्योंकि फिल्में अच्छी नहीं बन रही थी। जब फिल्में अच्छी बनना शुरू हुई, लोगों ने जाना शुरू किया, तो कोविड आ गया। तो आपको देखें ना कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं और मोस्टली हमारे जो नए डायरेक्टर्स और जो नए फील्ड में आए थे, उनकी इतनी हौसला शिकनी हुई क्योंकि बड़ा नुकसान उठाया लोगों ने। शफात जी, बहुत नुकसान उठाया और जाहिर है कि उससे हौसला शिकनी इस लिहाज से भी हुई, इन्वेस्टमेंट भी लोगों की डूबी। फिर कोविड-19 के बाद वो सूरत हाल मजीद ख़राब हुई। लेकिन अब ये हुआ है कि फूड इंडस्ट्री के साथ, शादी हॉल्स के साथ, अब जैसे ही सूरत हाल थोड़ी मामूल पर आई है, लोग वैक्सीनेशन करवाना शुरू हुए हैं, अवेयरनेस बढ़ी है, तो हुकूमत ने भी सोचा है कि क्यों ना जो सिनेप्लेक्सेस हैं उनको दोबारा से खोल दिया जाए और रौनक में बहाल की जाए। खोलेंगे, आप पाकिस्तानी फिल्म्स लगाएंगे, आप पाकिस्तानी फिल्म्स की, आप हॉलीवुड की फिल्म्स लगाएंगे जहां पर आप फिल्म्स लगाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सिर्फ सिनेमा मालिकान का बिजनेस नहीं है। यहाँ से जुड़े जितने भी अफराद हैं उनका हमने देखा है कि टाइम बहुत बुरा गुजरा। इस हवाले से बात करेंगे। फिल्म मेकर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं शमून अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और फिल्म क्रिटिक उमैर अल्लवी हमें हमारे स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो शमून साहब, आपको और उमैर, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम समेत, क्योंकि फाइनली अब सिनेमास खुलने जा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि वो जो इतने अरसे में जो हमने नुकसान बर्दाश्त किया है वो अब हो सकता है कि अब थोड़ा बहुत उसका इजाला हो जाए, कहीं ना कहीं से कम हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर है ये। और मैं ये कह सकता हूँ कि लोग दरअसल में 3 साल पहले अगर हम चले जाएं कोविड से, तो 3 साल के अंदर 3 से 4 साल में पाकिस्तान में फिल्म्स बनने का जो प्रोसेस था, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो माशाल्लाह बनना शुरू हो गया था। लोगों को समझ में आना शुरू हो गया था कि आज के दौर की फिल्म कैसे बननी चाहिए। और समहाउ हम पहुंच गए थे जहां हमारी टेक्नोलॉजी और जो अंडरस्टैंडिंग थी पूरी फिल्म को बनाने की, वो सामने आ गई थी। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कोविड ने आके वो जो एक बूम था, बूम मैं मार्केट वाइज नहीं कहूंगा, मैं टेक्निकल साइड की बात कर रहा हूँ। मार्केट तो अभी बननी थी, यानी अभी पैसा बनना शुरू होता अगर ये कोविड ना होता। और जैसे आपने अभी कहा कि बहुत बड़ा पीछे सेटअप होता है, इट्स नॉट जस्ट द प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हुई है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट। तो वो माशाल्लाह से कल मेरी बात हो रही थी कुछ सिनेमा ओनर्स के साथ और वो बता रहे थे कि सिर्फ सिनेपैक्स जो कंपनी है, उन्होंने 450 लोगों को जो है वो उनको बेचारों को निकालना पड़ा था बिकॉज वो मैनेज नहीं हो रहे थे। तो यस, इट्स गुड न्यूज़ आई मस्ट से। तो अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो इसका अपनी जगह मौजूद था कि वो नुकसानात हुए। आपने कहा टेक्नोलॉजी में एक बूम मिला और जाहिर है कि नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट भी कर रहे थे आप लोग अपनी मूवीज़ में, और जो भी इसके साथ साथ मोरली कितना ये डैमेजिंग था कि आप एक मोमेंटम बन चुका है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कम्पीट करना चाह रहे हैं अपने पड़ोसी ममालिक से, तो उसमें कितना नुकसान हुआ कोरोना की वजह से? मुझे लगता है तो एक ग्लोबल इशू है। हम शायद पाकिस्तानी इंडस्ट्री डेफिनेटली अभी तो बन रही थी। मैं तो ये सोचता था कि जो हॉलीवुड की इतनी बड़ी बड़ी मूवीज हैं और जो इतना करोड़ों डॉलर्स का उनका जो सारा सिलसिला होता है और एक सिलसिला चला आ रहा है 100 साल से हम लोगों का, वो कितना डैमेजिंग था। तो ये ब्लो तो पूरी दुनिया में आया। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी कोई एक रुकावट होती है तो दरवाजे और भी खुलते हैं। उससे हुआ ये है कि डिजिटल मीडिया जो है उसने एक अपना एक मतलब समझ लें बेस बनाया, और अब डिजिटल मीडिया की तरफ दुनिया मतलब माइल हुई और उनको घर बैठ के एंटरटेनमेंट मिलने का जो प्रोसेस है वो भी एक इंट्रोड्यूस हुआ, व्हिच इज अनदर मार्केट, और उसको बिल्कुल पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात की। इसलिए इसके कंटेंट पे भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया हॉलीवुड बॉलीवुड वो वेब सीरीज पे धमाके कर रही है। उमैर अल्वी हमारे साथ मौजूद है। उमैर, ऐसा लग रहा है कि अब जो हमारी सिनेमा इंडस्ट्री है ना, जिसकी गाड़ी
कई अरसे तक रुकी रही, अब वो दोबारा से गियर 1 पे आ गई, तो आपको क्या लगता है कि इसको मजीद स्पीडी करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स आप और मैं, हम बहुत सारे लोग तरस रहे हैं कि हम जाएं वापस से, कैसी भी फिल्म लगे, चाहे वो फ्लॉ फिल्म हो, अच्छी हो, बुरी हो, मुझे एक्टर्स भी पसंद ना हो, मैं जाऊंगी, पैसे दूंगी, पॉपकॉर्न खाने जाऊंगी, क्योंकि मुझे उन एक्टर्स को बकअप करना है, इन फिल्म मेकर्स को बकअप करना है। देखिए, ज़रूरी इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को सिनेमा की तरफ लाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक वो ट्रेंड जो था वो टूट गया। कराची में ख़ास तौर पे लोगों के पास सिर्फ 2 ही चीज़ें करने की, या तो सिनेमा जाते हैं या खाना खाते हैं। तो अब खाने का जो है वो तो रुझान जिस तरह था वो तो चलना स्टार्ट हो गया दोबारा। सिनेमा में प्रॉब्लम ये है, एक तो 100% कैपेसिटी पे आप नहीं बिठा सकते सिनेमा में। अब जो नया रूल आएगा या उस 70% होगा या 60% होगा, उसमें यह कि थोड़े से वो सिनेमा का नुकसान तो है, लेकिन जो नुकसान हो रहा था उसके मुकाबले में तो बेहतरी है इस वक्त। प्लस ये कि हॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो इस वक्त लगना स्टार्ट हो गई हैं। अगर देखा जाए तो फास्ट एंड द फ्यूरियस हमारे यहाँ आ जाएगी जब सिनेमास खोलेंगे। ब्लैक विडो आने वाली है अगले महीने। और फिर आप देखिए, ये सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर ये जो है ये उनका इंडिपेंडेंस वीक है बेसिकली, तो उनकी भी 2-3 फिल्में ऐसी आएंगी जो हमारे यहाँ लग सकती हैं। ईद हमारे यहाँ 23rd, 24, 25 के में आ रही है ईद उल अज़हा पे हमारे यहाँ फिल्में लगती हैं, लेकिन अगर आप 15 को सिनेमा खोलते हैं फर्ज कीजिए, तो आपको 1 हफ्ता तो कम पड़ेगा ना उसको रनिंग में लाने के लिए, वो आप लाएंगे नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि आप कितनी फिल्में पाकिस्तान की तैयार तो बहुत सारी होंगी ना, पिक एंड चूज करना पड़ेगा ये कौन सी, क्योंकि देखिए लोग कितनी फिल्म आपकी नॉलेज में है? क्योंकि अब देखा नबील कुरैशी की भी फिल्म जो थी वो ऑलमोस्ट कब से 2 साल पहले से वो भी रेडी पड़ी है, फातिमा मुस्तफा कुरैशी साहब की, फातिमा मुस्तफा की। सो इसके अलावा कौन कौन सी वीडियो फिल्म से तैयार पड़ी है? देखिए, कायदान जिंदाबाद तो है ही तैयार, द मस्तम पे भी काम हो रहा है साथ साथ। इसी तरह पंजाब नहीं जाऊंगी का जो सीक्वल है लंदन नहीं जाऊंगा वो बन रहा है, वो भी बीच में रुक गया था। इसके अलावा भी काफ़ी फिल्में हैं, जैसे आपका ARY फिल्म सी की थी, जो एक और फिल्म थी जिसमें फरहान सईद वगैरह हैं, वो भी आने वाली थी। हाँ, टिच बटन वो भी आने वाली थी कि उसका ट्रेलर आ गया था, लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब वही है कि अब कौन सी फिल्म है, कब आती है, कैसे आती है, पूरा प्लान करना पड़ेगा। आप हर हफ्ते लगा नहीं सकते। ठीक है शमून, आप जरा ये बताइएगा कि जिस तरह से बात हो रही थी कि सिनेमा में एक नशिस्त छोड़कर दूसरे पे बिठाना होगा, तो अगर जैसे बहुत से बातें हो रही हैं कि जनाब वैक्सीनेशन कार्ड देखकर लोगों को अगर जाने दिया जाए तो हर्ड इम्यूनिटी वैसे ही हो जाएगी, तो फिर साथ साथ ही बिठा लें। जब जहाज पे ट्रैवल करते हुए, फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए जब सब साथ बैठे होते हैं तो सिनेमा में बैठने में, और वो भी जब वैक्सीनेटेड हों, तो हर्ज नहीं होता। तो इस हवाले से आप लोग कोई बात कर रहे हैं कि जनाब इजाज़त होनी चाहिए, बिठा दें अगर वैक्सीनेटेड है लोग? अल्टीमेटली लगता है कि ये जो कैपेसिटी वाला मामला है, अगर वैक्सीनेशन कार्ड वाली इन्होंने एक SOP रख दिया है तो ये इशू खत्म हो जाएगा। मतलब ये इतना मामला नहीं बनेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं बनेगा कि कैपेसिटी का। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये जरूर एक सवाल है कि मासेस लेवल पर कितने हद तक लोगों ने वैक्सीनेशन देखें। फिर मैं कहूँगा कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किए, ठीक है, और वो नहीं करना चाह रहे हैं और वो मतलब भागते हैं उस सारे प्रोसेस से। अच्छा, उनकी जिंदगी में इतना जरूरी भी नहीं है, ना उनको टर्की जाना है, ना उनको फलाना करना है, ना उनको ये करना है। वो सड़कों पे खुश हैं, वो कहते हैं ठीक है यार चल रहे। अब वही तो लोग थे जो सिनेमा में कहीं से पैसे जमा करके वो भी आते थे। सिर्फ एलीट और नीश को तो नहीं हम इकट्ठा करते। तो अब आप ये कि ये एक मद्देनजर रखने वाली बात है कि बहुत सारे लोग हम खो भी देंगे इस प्रोसेस में, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि कुछ ना होने से ये वाला फैसला होना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा शमून, ये बताएगा कि हमें सिर्फ फिल्म ही नहीं बढ़ानी, हमें सिर्फ फिल्म इशरत मेड इन चाइना, डेली गेट, ढाई चाल, अभी यासिर नवाज की फिल्म भी आने वाली है, रेडी है वो, चौधरी, ये हमारी मेरी अपनी 5 फिल्में जो 2019 में होकर रुक गई, और अब हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि यार ये 5 प्रोड्यूसर्स या 5 फिल्म तो ये भी हैं। फिर अभी उमर भाई ने बताई हैं फिल्में, तो फिल्म बहुत है। मौला जट हमारे पास कब से रुकी हुई है, मुझे लगता है कि फास्ट एंड द फ्यूरियस से ज्यादा हमें मौला जट को जो है ना इस वक्त आपने बात बिल्कुल सही की। बट शामून, यहाँ पे सिर्फ फिल्म्स की भी बात नहीं कीजिए, हमें यहाँ पे हमारे सिनेमा की भी बात करनी चाहिए। हमें अपने सिनेमा की भी जो गेम है इसको अपलिफ्ट करना है। तो आप क्या समझते हैं कि चले ठीक है, पाकिस्तानी फिल्म्स भी हमारे पास हैं, हमारे पास हॉलीवुड फिल्म्स भी हैं, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ममालिक की हम फिल्म्स लगा सकते हैं? जैसे टर्की और जर्मनी से तो स्पेसिफिकली बात भी हुई इस हवाले से, पैक्ट भी साइन हुआ है। जी हुआ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी तक जो आपकी ऑडियंस है वो जो नीश, फिर मैं कहूँगा वो देखिए, जर्मन फिल्म देखने के लिए कोई आम आदमी तो आता नहीं है, ठीक है ना। डब टर्किश शायद लोग देख लें, ठीक है। अब टर्किश को भी देखने के लिए वो जाहिर है जब आप को सारे मसाले चाहिए होते हैं फिल्म में, कॉमेडी भी हो, डांस भी हो, म्यूजिक भी हो, एक्शन भी हो,
तो वो फिल्म या तो उस तरह की लगाए जाएं, ठीक है ना, जिस तरह की जॉन वू की मूवीज होती थी। लेकिन अगर हम और किस्म की मूवीज लगाने की कोशिश करेंगे और हम बोरिंग फिल्म्स लगा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त हर फिल्म को अट्रैक्टिव होना बड़ा जरूरी होगा जो मार्केट। अच्छा, अट्रैक्टिव की बात की उमर, ये बताइएगा कि अब जाहिर है कि कोविड-19 के बाद से हमारा एक मिजाज बन चुका है कि हम हर किसी को मास्क में देखना चाहते हैं। तो जो फिल्में पहले की बनी हुई हैं उसके अंदर लोग हमें बगैर मास्क के नजर आएंगे तो ऑडियंस हैरान नहीं होगी कि यार इन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? पहला सवाल। देखिए मास्क तो कोई भी नहीं पहना होगा किसी भी फिल्म के अंदर, लेकिन हमें जो है नोट ये करना चाहिए कि सिनेमा के अंदर कौन मास्क नहीं पहना हुआ है, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखिए आपको नहीं पता कि दूसरा आदमी कहाँ से आया है, उसकी किस क्या उसको वैक्सीन हुआ भी है, क्योंकि देखें आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वहाँ पे जब अगर वैक्सीन चेक करने बैठेंगे वो वैक्सीनेशन कार्ड, तो कितनी लंबी लाइन लग जाएगी। अगर 600 लोगों का सिनेमा है, 500 हैं, 300 हैं, तो क्या 300 लोगों की तो चेक नहीं करेंगे? बस कोशिश खाली हमें ये करनी चाहिए सबको कि जाएं सिनेमा, सबसे पहले उसको अपलिफ्ट करें, इसलिए कि हमारे पास जो है वो एक एवेन्यू था जो ख़त्म हो गया, हमें इसकी सख्त ज़रूरत थी और हमें जाके देखना है। दूसरा, टिकट प्राइसेस को जो है इनको बहुत सोच समझ के, देखिए लोगों को लत लग चुकी है इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिल्कुल, और उसमें अगर आप 800 का टिकट करते हैं तो 800 में तो पूरे महीने की उनकी सब्सक्रिप्शन है। और ये 800 सिर्फ टिकट नहीं, इस 800 में जब हम पॉपकॉर्न वगैरह और हमने नाश्ते वगैरह ऐड करने तो ये एग्जैक्टली, तो ये 1500-1600 जब पहने होंगे ना तो सब बाकी जो लवाजमात हैं आपके वो बाहर हो चुके होंगे, जैसे प्लेन में नहीं खा सकते। चलें, बहुत शुक्रिया जी। उमर अलवी हमारे साथ मौजूद, शमून अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और सबसे अच्छी बात है जनाब कि हमारे सिनेमास फाइनली खुल गए हैं और अल्लाह करे अच्छी अच्छी फिल्में भी अब आएँ और जो वकार हमने हासिल किया था आज से 1.5 साल पहले वापस वो दोबारा से जल्दी आ जाए। और ऑब्वियसली एक मोमेंटम जब टूट जाता है तो उसके अंदर उसको बहाल करने में टाइम लगता है। और जिस तरह से आपने कहा कि गियर नेक्स्ट ईयर कब लगेगा, तो पहला मामला है बकौल उमर अलवी कि सवारियां बैठ जाएं, इग्निशन ऑन करें, गियर लगाएं, साथ ही सवारियां बैठ जाएं, उसके बाद फिर गियर लगते रहेंगे। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और हम जरा सुबह सुबह के क्योंकि ना खाली पेट बोल के खाली पेट बोलना बड़ा मुश्किल होता है, बट आई एम श्योर कि आप लोग जब हमें देख रहे होते हैं तो आप लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, और आप लोग का नाश्ता हम लोगों के बगैर बिल्कुल अधूरा अधूरा होता होगा। दुल्हन पराठा फुल मैं जाऊंगी भी तैयार होके दुल्हन पराठा खाने के लिए। मैं ब्रेक नहीं ले सकता, मुंह में पानी आ गया। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक टू आवर शो। और फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और वो ये कहते हैं कि अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक़्तिसादी बहरान से नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल जी। साथ में फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, टिकटॉक और नेशनल बैंक सदर के फैसले पढ़कर सर चकरा गया। पहले ही मुल्क ऐसे जुडिशल एक्टिविज्म के हाथों अरबों डॉलर नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। और अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामले के हवाले से बात करते हैं। मुल्क में बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा और इस मसले पर सेनेट की कायमा कमेटी तिजारत ने दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबले में बरामदात ना बढ़ने की वजूहात पर ब्रीफिंग देने के लिए मुशीर तिजारत और सेक्रेटरी तिजारत को आइंदा इजलास में तलब भी किया। और आप कल भी जब हम इस हवाले से बात कर रहे थे तो हमारे साथ माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब जो मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि हमारे लिए सेलिब्रेट करने का टाइम ही तब होगा जब हमारी जब एग्जैक्टली हम जब एक्सपोर्ट सरप्लस जो है उन ममालिक की फहरिस्त में हम आ जाएंगे, और अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और कमेटी रुकन सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि 2013 में बरामदात 24 अरब डॉलर थी और अब भी वही हैं, जबकि बांग्लादेश की बरामदात 50 अरब डॉलर, वियतनाम की 100 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। और चेयरमैन कमेटी ज़ीशान खानजादा साहब ने कहा कि वजारत तिजारत वजूहात बयान करे कि क्यों हमारी बरामदात दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबले में नहीं बढ़ रही। तो जनाब ज़ीशान खानजादा साहब इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा खानजादा साहब कि ऑब्वियसली पेंडेमिक की वजह से बहुत से असरात पड़े हैं और एक असर ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई, आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक जो कंडीशन है उन पर काफ़ी क्रंच आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, मतलब और इजाफा हुआ भी है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। आप इससे अग्री नहीं करते? बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें, असल पहला सवाल तो ये है कि जो आपने कमेटी के हवाले से बात की और उधर हमारे जो कमेटी के रुकन थे उन्होंने कहा कि जी 2013 से इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आया, तो वो बात असल में यही है कि
इस टाइम पे जो इस गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट्स हैं उस की बात नहीं हो रही, क्योंकि इस गवर्नमेंट में जिस तरह आपने कहा है कि कोरोना आया और उसमें काफ़ी जो है तो एक्सपोर्ट्स में अगर कोई कमी आई है या बिजनेसेस में कोई कमी आई है और हमारी इकोनॉमी को जो दचका पहुंचा है तो वो तो उसकी वजह से था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं तो वो इस टेन्योर में बढ़ी हैं और मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ जो हमने एक और बड़ी अचीवमेंट की है वो ये है कि इंपोर्ट्स में हम बहुत कमी लेकर आए हैं, क्योंकि देखें इसको आप एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखेंगे। आप सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप इंपोर्ट्स भी कम करेंगे तभी जाके आपका इनकम बनेगा और आपका जो ट्रेड है तो वो डेफिसिट से सरप्लस में जाएगा। तो असल में बात यह है कि जो अगर हम इसमें थोड़ा पीछे जाएं और 2005 से अगर हम पॉलिसी चेक करें तो उसमें यही है कि कोई लॉन्ग टर्म इसमें कोई प्लान्स नहीं बनाए गए और उसी वजह से जो है तो पाकिस्तान पीछे रह गया है। और ये जो बाकी ममालिक आपने मेंशन किए हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, और वो तेजी से उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए पॉलिसीज 2-3 साल में नहीं फिर आप लोग चाहेंगे कि कोई लॉन्ग टर्म ऐसा प्लान बनाया जाए, जैसे अभी आप भी वजूहत जानने के लिए 2005 में चलेगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि 2013 से कम एक्सपोर्ट्स हमारी हो रही हैं। ऑफ कोर्स कोविड तो 2019 में आया है। सो क्या कुछ आप लोगों की अब तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर है कि किस तरीके से बढ़ाई जाएंगी एक्सपोर्ट्स? जी खानज़रा साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी सॉरी वो अच्छा खानज़रा साहब, जैसे भी आपने खुद भी जिक्र क्वेश्चन रिपीट कर लें। जी जैसे भी आपने भी कहा कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक भी बरामदात में हमसे कई ज़्यादा आगे हैं, और जैसे भी आपने वजूहात के वाले से बात की कि आप भी 2005 में जाके देखा तो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की गई थी, तो अब क्या प्लानिंग जो है वो ज़ेर गौर है? अब क्या कुछ तजावीज़ जो हैं वो आप लोगों ने लाने का सोचा है? हाँ जी, ये देखें बड़ा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि साहब हमेशा से यही कहते हैं कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं तो वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और सिर्फ ये अगले 5 साल के लिए नहीं बल्कि अगले जनरेशन्स के लिए होनी चाहिए। वो बार बार ये कहते हैं, इसीलिए उन्होंने डैम्स के ऊपर जो इनिशिएटिव लिया है, इसीलिए जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, इसीलिए अगर आप बाकी चीज़ों में देखें ड्यूटीज़ में जो अभी जो रिडक्शन लेकर आए हैं ताकि हमारी इंपोर्ट सिर्फ वो वाली आए जिस पे हम री एक्सपोर्ट्स कर सकें। देखें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमने पीटीआई गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स दिए हैं, अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में देख लें, बिजली की रेट्स जो उनके लिए स्पेशल्स दी, तो ये सारी चीज़ें ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ही होती है। क्योंकि देखें आपके अगर बिजली के हवाले से मैं बात करूं तो वो मेजर इनपुट जिसको कहते हैं इंडस्ट्री का, तो वो बिजली ही होती है। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास आप रेट्स बिजली के अच्छे दे सकते हैं। और ये जो बाकी ममालिक हैं जो इससे पहले हमने मेंशन किए, उनके पास यही बात है कि उनके पास बिजली का अच्छा सेटअप है और वो इंसेंटिव्स दे सकते हैं। हम स्टेट बैंक की पॉलिसी के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं ताकि ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं इनको लोन्स दे सके, क्योंकि देखें यही छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जब आप इनको सपोर्ट करते हैं तो इस मुल्क में उस इंडस्ट्री में कंपटीशन आता है और कंपटीशन के आप वैल्यू एडिशन होती है ऑब्वियसली। और जाहिर है कि फिर वन स्टेप एट अ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाअल्लाह जो है वो चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी, ट्रेड सरप्लस होगा। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को भी देख लें तो जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स थी यानी कि दुनिया भर की, वो 17.3 ट्रिलियन डॉलर्स की रिपोर्ट की गई थी जो 2016 के बाद से लोएस्ट है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ खानज़रा साहब मौजूद थे और अल्लाह करे जनाब इस पे काम किया जाए ताकि बढ़े। और अब आपको बताएं कि एक बार फिर पेशावर की सड़कों पर नजर आएंगे घुड़सवार पुलिस एहलकार, हम आपको कल बताएंगे जी, क्योंकि और हम देख रहे हैं कि कराची की सड़कों पर आपको साइकिल सवार पुलिस एहलकार, इस्लामाबाद में खवातीन का पूरा स्क्वाड मौजूद है, साइकिल पे भी पैदल होते हैं जी। एक तो आपने मर्दों को तनकीद पता नहीं क्यों कर रही है। मैं इस्लामाबाद जा रहा था। अच्छा, ओके जाइए। हाँ जी, इस्लामाबाद में जनाब खवातीन पुलिस एहलकारों का पूरा स्क्वाड है जो कि हरासानी से रोकने के लिए जनाब वहाँ पर मौजूद है और बड़ी तंदही से वो खवातीन अपना काम कर रही हैं। हैट्स ऑफ टू देम। और ओवरऑल जनाब ये होना चाहिए यहाँ पर तो स्केट्स पे बिल्कुल जबरदस्त जनाब। तो इस कारकर्दगी में हम कल बात करेंगे, अभी आपसे इजाजत लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से दूर रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।